गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ हैं सवीन फारूक खान। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। खान का इजाफा आपने कर दिया, वैसे चलो ठीक है, आई लाइक इट। इजाफा कैसे किया? नो नो, आई लाइक इट। कभी कभी कहता हूँ ना मैं आपको, फ्लो में अच्छा लगता है। हाँ हाँ ठीक है। ऑलराइट, सो आज हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं एनर्जी के साथ। वैसे आज मुझे लग रहा है कि सवीन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। व्हाई इज दैट सो? बस 3 घंटे सो जाया करें और फिर आ जाया करें, और बस आपकी एनर्जी, आपका दिमाग सुन हो जाता है। जब आपका दिमाग सुन हो जाता है तो फिर आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपको दूसरी कोई थॉट्स नहीं आ रही होती ना कि आपको नींद आई है या इतना फोकस्ड होके सिर्फ काम ही कर रहे हैं। हैं। जिंदगी में बहुत गम है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मजाक करें, जोक्स अपार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर अपने नाज़रीन से हमें कनेक्ट करना हल्का फुल्का तो होता है ना, नींद पूरी ना होने वाला। हाँ, लेकिन हम नाज़रीन से, जब मैं लिटरली बता रही हूँ, हम स्टूडियो आते हैं और हम आप लोगों से बात करने की हमें एक्साइटमेंट होती है, और नए नए टॉपिक्स पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो सीरियसली हमारी सारी थकन भी खत्म हो जाती है, और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हमारे अंदर एक एनर्जी भी आ जाती है, बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हमने एक सवाल करना है, और सवाल ये है कि जो सेल्फ प्रमोशन होती है, व्हाट डू यू थिंक कि सेल्फ प्रमोशन आपके ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या कि आपके ग्रोथ के लिए डैमेजिंग है? मैं चाहूंगी कि आप जरा इस टर्म को डिफाइन जरूर करें, सेल्फ प्रमोशन सोशल मीडिया के इस दौर में। जी, मैं डिफाइन करना चाहूंगा। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ काम करते हैं और उनका काम बोलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं। तो जो सिर्फ काम नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं, वो सेल्फ प्रमोशन कर रहे होते हैं। और जो सॉरी, मैं बहुत डायरेक्ट तो नहीं हो गया? बहुत सारे लोगों नहीं, बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं होती है खुद बताने की, क्योंकि वो उनका काम बोल रहा होता है। लेट योर वर्क बी द नॉइस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइस। लेकिन यहाँ पर लोग कुछ हैं जो शोर करने लग जाते हैं सिर्फ कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया, और फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप अपलोड कराना शुरू कर देते हैं। प्लेटफॉर्म्स पिक करें क्योंकि आपकी अचीवमेंट इतनी बड़ी है, दैट मेक्स सेंस। जब प्लेटफॉर्म्स पिक करें, जब आपकी अचीवमेंट इतनी बड़ी नहीं होती है, दैट मीन्स कि आपने कहकर वो पोस्ट लगवाई हुई है। पॉइंट ये डिस्कस करने का शुएब के हम अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे होते, हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, हम आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे होते, हम सिर्फ इस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमें फेम मिल जाए। फेम, इस तरह का जो फेम होता है, पहली बात तो वो फेम होता ही नहीं है, बिकॉज वो चीज़ अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो लोगों को तो अपील कर ही नहीं रही है। वो सिर्फ आप 2-3 जगह पर 2-3 घंटे के लिए अपेयर हो जाएंगे, एंड दैट्स इट, देन यू आर गॉन। आप अगर अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, स्किल्स पे काम करने की वजह से आपका काम सस्टेन करेगा और आपको लोग जानना शुरू कर जाएंगे, और फिर फेम और पैसा, मैं हमेशा कहती हूँ, फिर ये बाय प्रोडक्ट है। आपकी मेहनत है जो मैटर करती है, इसके अलावा सेल्फ प्रमोशन मैटर नहीं करती। शुभ, क्या ऐसे लोगों की ग्रोथ रुक जाती है? उनकी ग्रोथ हो रही होती है? नहीं। रुकी थी तब जब ग्रोथ हो रही होगी। आई मीन सॉरी बट दैट्स हाउ इट इज। जो ग्रोथ जब हो रही होती है ना आपकी, तो फिर आप ऐसे काम नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन स्टिल इसी दौर में सभी कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दरमियान, हमारे आसपास, हम देख भी रहे होते हैं, उनका हमने काम भी देखा होता है, जिनके बारे में मालूम होता है कि वो ठीक है काम भी कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कहता काम नहीं कर रहे होते, एक रूटीन का काम उनका चल भी रहा होता है, बट वो ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, और मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे बेहतर, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मेरे से अच्छा किसी ने काम नहीं किया, मैं अपने काम में बेस्ट हूँ, टॉप पे हूँ, ये जुमले हम सुन रहे होते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है, कहते हैं नहीं करना तो मैंने था लेकिन वो फलाने ने कर लिया, ये तो काम मैंने नहीं करना था लेकिन उसने कर लिया, ये काम तो मुझसे करवाया जाना था लेकिन उससे करवा लिया गया, उसकी सिफारिश थी, उसने ये किया, उसने वो किया। नहीं, आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आप स्किल्ड हैं, आप सिफारिश नहीं करवाते हैं, सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, बाकी सारे जो हैं वो गलत रास्ता चुनते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं, आई मीन व्हाट नॉट। सो प्लीज डोंट डू दैट। ये मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि हम सबको अपने अराउंड ना पॉजिटिविटी क्रिएट करने की जरूरत है, और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि पूरा एनवायरनमेंट, पूरा इकोसिस्टम पॉजिटिव हो जाए। वो तब होगा जब हम बड़े रिलीजियसली अपने काम पे ध्यान देंगे, डेली बेसिस पे अपने काम को पहले के काम से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। वो जरूरी भी होता है, उससे आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन सिर्फ आप अगर इस तरह के कंपटीशन में पड़ जाते हैं कि दूसरे की टांग खींच के आपने किस तरह से आगे जाना है, तो लिटरली आप मुंह के बल गिर जाते हैं। मैंने ये चीजें देखी हैं अपने सामने कि वो लोग, क्योंकि वो बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे होते, दूसरों की टांग खींच के, तो उनकी सारी एनर्जी जो है वो दूसरों की टांग खींचने में लग जाती है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में नहीं लग रही होती। यकीन जाने, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अल्लाह आपको जरूर उसका सिला देता है और आपको बहुत आगे लेकर जाता है। सो आज आपने हमें ये जरूर बताना है
कि आप क्या इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, आपने अपने इर्द गिर्द क्या ऐसे लोग देखे हैं, क्या आपने उनको भी ये देखा है कि अच्छा वो काम इतना नहीं कर रहे होते, सिर्फ दिखा ज़्यादा रहे होते हैं। तो ये आपने ज़रूर हमें फीडबैक आज ज़रूर देना है। एंड स्टिल आपने अपनी स्किल्स के बारे में भी हमें बताना है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और आप उन स्किल्स को आज से किस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। डेली बेसिस पे हमें ये करना होता है, स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें भी आगे बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मौज़ूआत और हमारे मेहमान दोनों होंगे हमारे साथ, लेकिन उसके लिए रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर, डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर। जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। अच्छे खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि कि कुछ जरूर कुछ अच्छा पक रहा है आज। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए। इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त, सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस्लामाबाद की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इस्लामाबाद की सबसे फेमस क्या चीजें हैं जी? मारगला के पहाड़ सबसे फेमस है। मारगला के पहाड़ सबसे फेवरेट है। ट्रेल्स बहुत फेमस है। एग्जैक्टली, फेमस भी है और फेवरेट भी है। हम कहते हैं हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, हमें हाइकिंग के लिए जाना होता है तो हम ट्रेल्स पे चले जाते हैं। और ट्रेल 5, ट्रेल 6, ट्रेल 3 भी आप बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रेल 3 तो खैर बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए नहीं जाता, बट मुझे पर्सनली आजकल ट्रेल 7 और ट्रेल 4 बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत पसंद है आपको। चलें जी, जो जहाँ जाए। और अगर ट्रेल नहीं भी जा रहे सर तब भी मागला की रोड पे आप जाते हुए लेफ्ट साइड पे जो आपको खूबसूरत सा एक मंजर नजर आता है। और क्या खूबसूरत मौसम होता है लिटरली उस पूरे एरिया का कि वाकई आपको जो है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना आप प्लांटेशन करेंगे, दरख्त होंगे, कुदरती हुस्न ज्यादा होगा, आप नेचर के करीब होंगे तो आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो दोनों बेहतर होंगे। सही बात लेकिन है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे? हम नेचर को किस तरह से बिगाड़ रहे होते हैं।
हर कुछ अरसे के बाद मार्गिला की पहाड़ियों में हम देख रहे थे आग लगने के वाकयात बिल्कुल, आ रहे गर्मियों में होते हैं बहुत सामने। ज़्यादा वाकयात रिपोर्ट गर्मियों होते में हैं। बहुत ज़्यादा वाकयात रिपोर्ट हो रहे होते हैं और वजह जो है वो हमेशा की तरह अनआइडेंटिफाइड होती है और हमें समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये किस तरह से मार्गिला की खूबसूरत पहाड़ियों के हुस्न को ख़राब करने की कोशिश है, किस तरीके से मतलब उसमें खलल डालती है एक तरीके की ये बात अगर हम कह दें, बिकॉज एक तरह से क्लाइमेट चेंज है और हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से उसके बुरे असरात जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं। आप ये देखिए, दरख्त तो मुतासर होते हैं, आप ग्रीनरी तो मुतासर होती है, लेकिन किसी का घर भी है ना, वो कुछ जानवर हैं, कुछ परिंदे हैं, उनका घर है। एक तो आप उन्हें घर में पहले जा रहे हैं, घर जाके उनका तबाह कर रहे हैं, और फिर जो आग लगने के वाकयात से भी ना आप बात करने जा रहे हैं, उससे पूरा का पूरा जो आपका इकोसिस्टम है वो मुतासर तबाह होता है। तबाह होता है। अब ऐसे में बहुत से लोग हैं जो कि इसकी अवेयरनेस पर भी काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने अवेयरनेस मैन को अपने पास बुलाया था और उस वक्त खैर हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसकी कैसे प्रोटेक्शन, वहाँ पे जो कचरा नहीं फैलाना, जो हम देखते हैं ट्रेल 5 अब तो खैर खासी बेहतर है, बड़ी खुशी होती है जब ट्रेल 5 पे जाए आप कचरा नज़र ना आए, बट स्टिल जितना काम हो कम इसलिए भी लगता है क्योंकि ज़रा बहुत रश है, बहुत लोग जाते हैं, कुछ नए लोग जाते हैं जिनको मालूम नहीं होता, वो कचरा फेंक आते हैं तो काम ज़रा ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हमारा मौजूद भी है कि जो आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें एक कहानी आजकल बड़ी वायरल है और वो सुल्तान की कहानी है। तो वो अवेयरनेस मैन से हम वो कहानी सुनेंगे भी कि वो कहानी क्या है, उसमें कैसे जानवर और परिंदे और उनकी एक इन्वॉल्वमेंट और उसके थ्रू एक मैसेज। तो हम मंसूर अहमद शिरवानी साहब, अवेयरनेस मैन ऑफ मगला हिल्स, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बुलाया और हमारे अवेयरनेस का आगे फैलाने का मौका दिया। सर थैंक यू सो मच। सुना को मार्शल पड़ी है आपको? हाँ, बस से हो जाता है। क्या हुआ अब था? कहते हैं कि देखिए मैंने एक चीज और अनाउंस की हुई है कि मैंने मार्गला से शादी कर ली है, ठीक है। अब वो मेरी बेगम है, ठीक है। और क्योंकि मैं हफ्ते में 3-4 दिन वहाँ जाता हूँ, मैं उसको अपनी बहन के शरीक हयात की तरह उसका ख्याल करता हूँ। फिर तो 7 दिन जाना चाहिए। देखें इसके खातिर मैंने मार भी खा ली है। Okay. हुआ ये कि वहाँ पे कुछ लोग लिटरिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। Okay. तो मैंने 2.5 पे चश्मे से कनेक्टर जो 3 है, ठीक है, तो मैंने जब उनको रोका तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तल्खनामी मेरे साथ की। हालांकि मैं नरम लहजे में बात करता हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे गिरबान से पकड़ लिया, मेरी शर्ट उन्होंने यानी कि फाड़ दी। ये कहने पे कि कचरा ना फैलाओ। जी, कचरा ना फैलाओ। इस पे असल में देखिए हमारी एनवायरनमेंट की जो तालीम है, एजुकेशन है, उसका लेवल ही नहीं है। अब मेरे घर में एक लड़की काम करती है, जब वो अपने घर गई तो उसके शोहर ने कहा भाई तुम जिस बाजी के घर काम करती हो ना, उसका बेटा मंसूर, मुझे उस पर बड़ा तरस आता है, बड़ा ही बेचारा गरीब है। उससे क्या, क्यों? सारा दिन बेचारा कचरे उठाता है और बेच के गुजारा करता है। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कचरा उठा रहा है, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है, गलत तो उससे देखा, गलत इन द सेंस कि आप उसको, जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स है ना, नौकरियों के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा जी कचरा उठाने वाला या उठाने वाली तो हमसे कमतर है। ये हमारा माइंडसेट है जिसको बदलने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने उसको बुलाया, मैं कहा भाई देखो मैं कचरा क्यों उठाता हूँ। जब मैंने उसको बताया ना तब उसकी बात समझ में आ गई। इसीलिए देखिए हमें स्कूल के लेवल से जो एनवायरनमेंट की एजुकेशन है शामिल करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे हमें पता ही नहीं था बचपन में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज क्या है। अच्छा मंसूर भाई, हमारे वक्त में वाकई नहीं था, लेकिन अब हम देखते हैं कि स्कूल में अवेयरनेस भी है, बच्चे सेंसिटाइज भी हैं, यानी अब बच्चे खासे इस मामले में ना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। हम नहीं अच्छा बिहेव कर रहे। ये जो हमारी वाली जनरेशन है ना, स्टिल नॉट बिहेविंग, बट जेन जी एंड जेन अल्फा कुछ बेहतर बिहेव कर रहे हैं। देखिए आप फायर की बात हो रही थी, आग लगने में मैं तो ये कहता हूँ कि इंसानी गफलत का बहुत बड़ा हाथ है, उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। बिल्कुल। देखिए लोग स्मोकिंग करते हैं, मैंने कई दफा देखा है लोग सिगरेट को जब खत्म होती है नीचे फेंकते हैं, एक दफा उसके ऊपर पैर रखा और आगे चले गए। मैंने बार लिया कि सिगरेट उठाया है वो सुलग रहा होता है हल्का सा। देखिए आप चले गए सिगरेट फेंक के, जब वो सिगरेट जंगल में गया उससे आग लग सकती है। फिर देखिए वहाँ पे लोग बिरयानी के डब्बे फेंके होते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स फेंकी होती है। जो प्लास्टिक है वो तो चिंगारी के ऊपर एटम बम का काम देता है। अक्सर लोग जो बारबेक्यू करते हैं ना तो प्लास्टिक का जो बैग है शॉप पर, उससे वो आग लगाते हैं, तो जंगल की आग को बढ़ा देता है। देखिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने भी कही कि जंगल में वाइल्ड लाइफ भी है। कलेज मुर्गा है वो अंडे जमीन पे देता है, इसके अलावा जानवरों के भी हकूक है। खुदा न खासा अगर आप जाएं और आग लगी हुई हो, आप देखिए जानवरों की चीखों पुकार कम से कम मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती, उनके घर खराब हो रहे होते हैं। जो चींटियां हैं वो भी कॉलोनीज बना के रहती हैं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह रहती हैं, उनके खाने पीने का कमरा, उनका मीटिंग रूम, सब कुछ होता है। आप अगर मार्गला की मिट्टी खोदे ना, आपको सैकड़ों तरह के कीड़े मकोड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्यों उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं? उनके भी बच्चे होते हैं। देखिए एक चीज और है, हम इंसान अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, जानवर भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। अगर उन्हें तकलीफ हो वो भी रोते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। एक अगर मुर्गी भी है ना, अगर उसके बच्चे हैं, शेर सामने आ गया, अपने पर फैला के शेर के सामने खड़ी हो जाएगी, अपने बच्चों को आज नहीं आने देगी। तो प्लीज उनका भी ख्याल करें,
फायर की वजह से दरख्त तो खराब होते ही हैं, फिर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। बहुत से ऐसे मच्छर हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो इकोसिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे में देखिए काफी अच्छी पॉलिसीज भी सामने, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, जैसे बारबेक्यू पे पाबंदी है, अभी भी है, बिल्कुल है, बिकॉज आप नहीं जा सकते वहां पर, आग आप नहीं जला सकते। वैसे हम देख रहे थे कि ट्रेल 5 की मैं अगर बात करूं तो वहां पर प्रॉपर एक स्पॉट बनाया हुआ था कॉर्नर पे करके बारबेक्यू का, वो दो एक ग्राउंड था, लेकिन स्टिल लोग उसको बड़ा मिसयूज भी कर रहे थे कि लकड़ियां लेकर आ रहे थे। फिर वही बात है कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम को, लेके आते थे और जिस तरह आपने बताया कि शॉपर से आग लगाना शुरू हो गए थे। तो पाबंदी ना लगे किसी चीज पे अगर हम एहतियात करें, और वैसे भी जंगल में आग लगानी ही क्यों है, जरूरत ही क्या है, बारबेक्यू करना है और इतने स्पॉट्स है वहां पर जाके करें। चलो सर्दियों में तो हम देखते हैं सभी है तो वो भी गलत, जाते हैं कुछ देर के लिए बैठने के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठी की, आग लगाई जी, ठंड लग रही है। और जो गर्मियों वाली बात आपने की, स्पेशली सिगरेट का बट, उससे जिस तरह से आग लगने के वाक़यात हमारे सामने आए, मतलब बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। सो मंसूर साहब, एक कहानी भी तो आजकल बड़ी आप सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, सुल्तान की कहानी है ना? सुल्तान एक चीते का बच्चा था, जो मारगला में रहता था। उसकी दोस्त थी हिरन और मियाँ मिट्ठू तोता। इन तीनों को छुपन छुपाई खेलना और तितलियों के पीछे भागना बहुत पसंद था। मारगला में अपनी हंसी खुशी एक लाइफ गुजार रहे थे। तो एक सुबह मियाँ मिट्ठू ने कहा, अरे वो देखो सामने काला काला धुआं उठ रहा है। तो सुल्तान ने जब उधर देखा तो उसके चेहरे पे खौफ हो गया। उसने कहा, अरे ये तो जंगल की आग है, तो ये तो बड़ी खतरनाक होती है, चलो हम सबको इतला देते हैं और जो पानी का है, जहाँ पे चश्मा है महफूज जगह, वहाँ पे हम सब जाते हैं। तो तीनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में आने वाले जितने भी जानवर हैं, परिंदे, उनको बताना शुरू कर दिया कि अभी आग लग रही है, आप चश्मे तक पहुँचो महफूज। तो रास्ते में एक अजीबोगरीब माहौल था, जैसे कलेज मुर्गा है वो ज़मीन पर अंडे देता है, उसके अंडे ख़राब हो गए थे, घोंसले जल गए थे, एक चीखो पुकार थी, जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी, माएँ अपने बच्चों के लिए रो रही थी, एक दर्दनाक मंजर था। खैर वो धुआं हो गया, उनको सांस लेना भी मुश्किल हो गया। खैर वो करते करते सारे जंगल के जानवरों को लेके चश्मे के किनारे तक पहुँच गए। अभी वहाँ पहुँचे ही थे तो सुल्तान को ख्याल आई, अरे वो जो हमारा बुढ़ा खरगोश है, ये कछुआ है, वो तो उधर ही बरगद के दरख्त के नीचे बैठा हुआ होगा, उसको लेके आते हैं। सबने उसको मना किया, लेकिन सुल्तान, मियाँ मिट्ठू और रानी हिरन, वो तीनों जैसे कैसे करते हुए, पहाड़ में से होते हुए, धुएं के अंदर से होते हुए बरगद के दरख्त पे जब गए तो वो कछुआ बैठा मुस्कुरा रहा था। वो कह रहा था कि मुझे पता था कि मेरे दोस्त इस बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और मुझे लेने ज़रूर आएंगे। तो वो तीनों ने उसको साथ लिया, वो चल पड़े। मियाँ मिट्ठू ऊपर से उनको रास्ता दिखाता रहा। फिर वही मंजर था, उनको सांस नहीं आ रहा था, हर तरफ धुआं था, चीखो पुकार थी जानवरों की। खैर वो ऐसा ऐसा करते करते चश्मे तक पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो सब जानवरों ने मिलकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह के हमारा घर जल रहा है, हमारा मस्कन तबाह हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिर बारिश की। जब बारिश हुई तो उससे यानी कि आग सारी जंगल की बुझ गई। फिर अगले दिन सब जानवरों ने देखा कि रीजनरेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। कुछ दिनों में जो जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ जली थी, उनका नेशनल हैबिटेट जला था, नई झाड़ियाँ उगना शुरू हो गई, रीजनरेशन स्टार्ट होगी। रीजनरेशन इसको कहते हैं कि दरख्त है वो अपना बीज छोड़ता है, या किसी जानवर के लीटर से जब उसका बीज आगे जाके गिरा तो वहाँ से नया पौधा उगना शुरू हो जाता है। ये इकोसिस्टम होता है एक जंगल का। तो फिर दोबारा सब कुछ हो गया। तो आज भी जो मारगला के आने वाले जानवर हैं वो सुल्तान की बहादुरी की कहानी को याद करते हैं कि कैसे उसने सबको बचाया था और अपने दोस्त कछुए को भी नहीं छोड़ा था, उसको भी आग में से लेके आया था। देखिए इस कहानी का मकसद ये है कि जो जंगल है जानवरों का घर है, उनके भी बच्चे होते हैं, उन्हें दुख दर्द होता है, तकलीफ होती है, दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हम उनका नेचुरल हैबिटेट खराब ना करें। कई दफ़ा अब देखें हमारा एक और एटीट्यूड है, हम अपनी गाड़ी में सिगरेट पीते हैं, हमारा एस्ट्रे खराब ना हो जाए उसको बचाने के लिए एस्ट्रे नहीं खोलेंगे, हमारी नवी गड्डी लीती है नवा ही रवे, तो सिगरेट पी के बाहर फेंक दी। सही बात है। अभी ये ट्रेल 5 से पहले आग लगी थी यहाँ पे, मैं खुद वहाँ पे गया था आग देखने के लिए, तो वो भी सिगरेट की वजह से लगी थी। किसी ने चलती हुई गाड़ी में से सिगरेट बाहर फेंक दिया था और वो अभी तक वहाँ जाके देखे राख पड़ी हुई है और भी उसका रीजनरेशन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि बारिश हुई है, राख हटेगी तो दोबारा होगा। तो देखें मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं तो यही कहूँगा भाई इंसान, देखें आप अगर मैं चींटियों की बात कर रहा था तो मैं अक्सर लोग भी तनकीद करते हैं कि भाई आप कीड़े मकोड़ों की बात करते हो, तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, कुरान पाक का वाकया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो चरिंद परिंद जानवरों की बोली और ज़ुबान वो जानते थे, तो वो अपने लश्कर के साथ एक जगह जा रहे थे। तो वो एक चींटियों की वादी में से गुजरे, तो चींटी की जो मलका थी उसने कहा, ए चींटियों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, ये ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर यानी कि बगैर जाने बूझे तुम्हें कुचल के चला जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुन ली चींटी की, वह मुस्कुराए और खड़े हो गए।
और चूंटियों को यानी कि महफूज जगह पर जाने दिया। देखें इस स्टोरी का किस्से का मकसद ये है कि जो चूंटियां भी हैं इनका भी बच्चे होते हैं, लाइफ होती है, हम क्यों इनको तबाह करें? हम तो पाँव से कुचल के चले जाते हैं। चूंटी है, बच्चे बैठे हुए हैं, वो मार रहे होते हैं। सही बात है। बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही समझते ना हम। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज उसका कोई ना कोई यूज है। एब्सोल्युटली। ये मैंने इसलिए वाकया बताया भी, और भी हदीस में आप देखें कई जगह ऐसा है कि चींटियों को जलाने से उससे मना किया गया है। अल्लाह ताला का फरमान है कि ये मेरी हमदो सना बयान करती हैं, तुम इनको कुछ भी ना कहो, मुज़र सी चीज़ है। और देखिए मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि जैसे हमारे घरों में अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं तो ख़वातीन वो धो देती हैं या पोछा मार देती हैं, तो मैं अपने घर में ये करता हूँ कि चीनी को लेके ना मीठा घर के कोने में रख देता हूँ। ओके, वहाँ चली जाए, वो डाइवर्ट होके पीछे चली जाती है, वो घर के अंदर नहीं आती, ख़वातीन डिस्टर्ब नहीं होती, काम वाली डिस्टर्ब नहीं होती, तो वो अपने आराम से कोने में लगी रहती हैं, उनका यानी कि खाना भी मिलता रहता है और हमारा घर भी महफूज रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी लाइफ है। और जो चूंटियां हैं नहीं, लेकिन एक तो आप उन्हें देखें चूंटियों को वो लेजी कर रहे हैं, अब खाना प्रोवाइड मीठा खाएंगे ना, लेट देम फाइंड द फूड देमसेल्व्स। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया है ना, जंगल में तो मैं उनको नहीं देता, अब सिटीज में आती है। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि आप हमेशा एक बात करते हैं कि बंदरों को खाना मत खिलाएं, उनके लिए खाना ऑलरेडी मागला के पहाड़ियों पर है, तो आप उन्हें फीड मत करें, अपना खाना खुद ढूंढें। बंदर घर नहीं आते ना, हालांकि वो आ सकते हैं, आ जाते हैं, बंदर घर आते हैं, बहुत आते हैं, मेरे दोस्त रोज मुझे फोन करते हैं। आप F7 F6 में कहानियां सुनो ना, जाके किचन में घुस के खाना खा के जाते हैं। इंसानों ने आदी कर दी है ना उसको, ब्रेक हो चुका है ना बंदर और इंसान के दरमियान का, अब वो बहुत फ्रैंक हो गए हैं, उंगली पकड़ाई थी उन्होंने हाथ पकड़ लिया है, एक्स्ट्रा फ्रैंक हो गए। हाँ बिल्कुल। देखिए अर्बन एरिया में आप कर सकते हैं जानवरों को, लेकिन जंगल में आप उनको फीड वगैरह नहीं दे सकते। जंगल में देखिए अगर एक दरख्त गिर जाए ना, आप उस दरख्त को नहीं उठा सकते, क्यों? जब वो दरख्त गिरेगा ना, वो कीड़े मकोड़े उसके अंदर आ जाएंगे, दीमक आ जाएगी, वो उसकी उनका शेल्टर बन जाएगा, उसकी खुराक का जरिया बन जाएगा, तो वहीं पड़े वो खत्म हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा होता है। तो इस वजह से अब जैसे बिरयानी के डब्बे हैं, व्यू पॉइंट है, लोग वो फेंकते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और मैं आपको बात बताऊं, जो प्लास्टिक की बोतल पड़ी होती है उससे भी आग लग जाती है। अच्छा, बोला कैसे आग लग जाती है? प्लास्टिक की बोतल जब पड़ी भी होगी ना, उसके ऊपर जब धूप उसमें से गुजरेगी तो वो मुहद्दब अदसे का काम देगी और एक पॉइंट नीचे जाके लगेगा, जहाँ पे हीट पड़ती रहेगी और वहां पे आग लग जाएगी। तो कई दुनिया में आप गूगल भी कर सकते हैं कि इसकी वजह से आग लगी है, गाड़ियों के अंदर भी आग लगी है। यानी किसी शोले से नहीं, किसी सिगरेट के बट से नहीं, सिर्फ सूरज की शुआओं से, वो चाहे कोई ग्लास वहां पे आपने फेंक दिया, कोई प्लास्टिक फेंक दी, कोई भी ऐसी चीज जिससे वो रिफ्लेक्ट हो और उसके बाद फिर आग लग जाए, उसे आग लग जाती है। तो हम इस चीज से मना करते हैं। मैं खुद भी उठाता हूँ, अक्सर जो कांच होता है वो भी काफी लोग वहां पे फेंक देते हैं। अब जैसे पूरा रमजान गुजरा है, पूरा रमजान मैंने रोजे की हालत में ऊपर से लेके पूरी रोड मैंने अकेले ने साफ की है। मेरे पास बैग होते थे, लटकाए होते थे, और मैं पूरे व्यू पॉइंट साफ करता हुआ नीचे आता था। अच्छा, इतने अरसे से आप मंसूर काम भी कर रहे हैं अवेयरनेस पे, और स्पेशली डू नॉट लिटर, फर्क पड़ा नहीं है? जी सर, बहुत फर्क पड़ा। ट्रेल्स की हद तक आप देखें ना, ट्रेल पे बहुत फर्क पड़ा आप जाएं, आप देखें यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं हम क्या इधर सफाई करें, इधर साफ करने में कुछ है नहीं। फिर मैं उनको बताता हूँ उधर चले जाओ या व्यू पॉइंट पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ। बल्कि अभी वो जमाल बेकर आए थे, इथोपियन एम्बेसडर, वो कह रहे थे ये तो जन्नत का टुकड़ा है, ये जो ट्रेल 5 है, उन्होंने बड़ा पसंद किया, उन्होंने कहा ये बहुत साफ है। इसके अलावा बाहर के लोग भी आते रहते हैं। देखिए मार्गल हाइट्स नेशनल पार्क डिफरेंट क्यों है? एक तो कैपिटल, एक वाहिद कैपिटल है, इधर आबादी है, इधर नेशनल पार्क है, उसमें लेपर्ड भी रह रहे हैं। दूसरे पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट होते हैं पाकिस्तान के अलावा बाहर से बहुत लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं। आप देखें एम्बेसडर्स भी होते हैं, वो भी जा रहे होते हैं वॉक करने के लिए, बिकॉज ट्रेल्स आर वेरी फेमस एक्चुअली। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक अच्छा इमेज तभी जाएगा जब वो ट्रेल साफ होंगी। बिल्कुल ऐसी। और तो जब वो मुझे आके कहते हैं ना कि ट्रेन साफ है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी 2 दिन पहले भी मैं गया हूँ, तो इतना सा एक मैंने बैग इकट्ठा किया। अच्छा, वो भी मैंने इतना सा आपको टाइगर का बेबी तो नहीं मिल गया, कब तो नहीं मिल गया। अच्छा, वैसे आपकी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ से इनकाउंटर तो होता होगा। मैं वही कह रही हूँ, इनकाउंटर आप तो हो सकता है गपशप भी। कितना अरसा हो गया आपका? मैं वैसे 2015 से हाइकिंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन कोरोना के दिनों में जब पहला रमजान आया था, तो हम रोज जाते थे हाइकिंग करने। मैं घर में बैठने से अच्छा है। तो वहां से फिर मुझे शौक शुरू हुआ कि मैं नहीं ये साफ होना चाहिए, इसमें ये करूँ वो करूँ। तो फिर अब हफ्ते में मैं 3 दिन जाता हूँ। किस किस जानवर से इनकाउंटर हुआ है? मैं बताता हूँ। मुझे कोबरा ब्लैक ट्रेल 4 पे उससे सामना हुआ था। मेरे साथ एक फैमिली जा रही थी, तो बिल्कुल वो यूं गुजरा है, पीछे खवातीन थी, वो चीखें मारी। मैंने कहा आप चुप करो। मेरे साथ बच्चा था किसी का, तो मैंने उसको अपने पीछे कर लिया। मैं आराम से खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पता था उससे तकरीबन ये 5-6 सेकंड की बात है, उसने मुझे देखा है, मैं बिल्कुल आराम से खड़ा हूं। आंखों में बात हुई, आंखों में बात। उसने कहा तू अपने रास्ते में चल मेरा भरा। बाद में बेगम ने पूछा की कह रही थी, बता देना था, नहीं बताया।
आपने कहा था वो कह रहा था शॉपिंग ना कराया करो। शॉपिंग में, हाँ ये नहीं कह सकते। फिर वो जो डस्ट लगनी थी तो वो कहते कोबरा से डस के आ जाता, बेचारे को क्या बता रहे हैं। डबल शॉपिंग करवानी पड़ती। खैर उससे अपना रास्ता बदला है, दोनों तरफ खतरा, ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ चला यानी वो अपने रास्ते पे रहा ना, वो उस तरफ ही जा रहा था। देखिए अगर मैं हिलता, मैं शोर करता या उसको मारने की कोशिश करता, हमेशा कोई भी जानवर डर के रिएक्ट करते हैं, जानवर डर के रिएक्ट करता है, अदरवाइज नहीं करते। तो चले जी, एक तो कोबरा हो गया, और अच्छा अब बंदर तो वहाँ मिलते रहते हैं। अभी इस रमजान की बात है, तो मैं रमजान में ऊपर जा रहा था तो काफी सारे बंदर थे। तो वो रोजे में 2 या 2.5 बजे का वक्त था, मैं हाइकिंग करने जाता 2 किलोमीटर पे, तो बहुत सारे बंदर ना वो काफी अग्रेसिव मूड में थे, तो वो उतर रहे थे। अब मैं जब आया हूं ना तो मैं दोनों तरफ आ गया, मैंने कहा ले भी अब तो फंस गए, चुप। मैंने अपना मोबाइल निकाला है और मैंने उनको बिल्कुल इग्नोर किया, और मैं अपना मोबाइल वैसे आप रील्स देखना शुरू कर दी। मैं कहा या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। बच्चों घबराया ऐसे मेरा भरा, लेकिन मैंने फील नहीं होने दिया उनको। अच्छा ये मैं देखिए कि मैं घबराऊंगा ना तो जानवर भी घबराएगा, जानवर की साइकी है, उस घबराहट में वो हमारे पे हमला करेगा। या अगर मैं भागूंगा वो कहेगा ये तो आसान शिकार है, हमसे डर गया। हमेशा आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करें कि आप उससे बड़े हैं, आप उससे डरे नहीं है, घबराए नहीं है आप। अच्छा मैं बीच में से जब गुजरा हूं ना, थोड़ा मैं चला यूं था, ऊपर मैं गया हूँ, जब बंदर गए फिर मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, फिर नसे फिर मैं ऊपर की तरफ भागा। देखिए एक चीज और है, हम लोगों को मना करते हैं कि खाने पीने की चीज ना लेके जाएं। अभी एक वाकया हुआ, 6 गर्ल्स आई हुई थी स्कूल की, तो वो उनके पास ना पीछे बंदर जा रहा था। तो मैंने उनको कहा भैया आपके पास कुछ खाने पीने की चीज है? कहते नहीं नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आपके पास कुछ है। खैर मैं भी हाइकिंग कर रहा था तो बंदर उनके साथ है, मैं पीछे जानबूझ के चला गया। मैंने कहा ये डर ना जाए। आगे जाके ना बंदर ने एक दरमियान में जो लड़की थी ना उसका जो बैग पैक था बंदर ने छीन लिया। मैंने कहा आप चुप करके यहीं बैठ जाओ, कुछ भी ना करो। खैर लड़कियां नीचे बैठ गई, तो उसने उनका बैग पैक खोला, चीजें बाहर निकाली, करते करते नीचे से एक टिफिन निकाला, उसको खोला, उसके अंदर एक सैंडविच था। तो सैंडविच निकाल, गुडनेस, वेरी स्मार्ट। सैंडविच निकाल के आराम, मैं भी खड़ा हूं, मैं कहा चुप, आपको वीडियो बनानी चाहिए थी वैसे उस टाइम। आप टाइम नहीं मिला, जल्दी में हो गया सब कुछ। अच्छा तो उसने खाया। अगला सवाल, कौन सा सैंडविच था? पता नहीं, वो घर से बना के लाई थी। अच्छा सुने मजे की बात। जी जी प्लीज। तो उस बंदर ने सैंडविच खाया, सारी चीजें छोड़ के चला गया। मैंने उनसे कहा भाई आप ये सैंडविच अगर मुझे दे देती तो आपका क्या जाता? सही बात है। क्या तो इसको कैसे पता चला अंदर सैंडविच? जैसे मुझे पता चला। जैसे मुझे पता चला, वो तो बंदर था, आप इंसान। अरे उन्होंने देख लिया ना कि बंदर पीछे जा रहा है। उनके पीछे है, बंदर उनके पीछे है। बंदर किसी वजह से तो पीछे है ना। देखिए बंदर सूंघ भी सकता है, देख भी सकता है, और सुन भी हमसे तेज सकता है। तो उसने अपने मतलब की चीज देख ली ना। बाद में लड़कियां कहती, मैं जब मैं आपसे कह रहा था कि आप ऐसा ना, फिर वो समझ गई हम आइंदा नहीं लेके अच्छा देखिए ये अवेयरनेस है ना जिसकी जरूरत है। लोगों को नहीं पता होता क्या चीज उन्होंने कैरी करनी है, क्या नहीं कैरी करना। उनके माइंड में वाकई चीज ना आई, उन्होंने सोचा कि तो वो टिफिन के अंदर मेरा सैंडविच, मैं कुछ ऐसी क्या बात है, लाई नहीं हूं। क्योंकि ये भी वजह ये है कि हम इंसानों ने आदी किया है उनको यही चीजें खिला खिला के। हम जी हम तो जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, हम तो उनकी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर यही होगा कि वो आप पे अटैक करेंगे क्योंकि वो उस खुराक की आदी हो जाएंगे। तो जो उनकी खुराक है, जो वो ढूंढ के खाते हैं, जो अल्लाह ने उनके लिए रखी हुई है, वो खाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप मेहरबानी ना करें, आप वो सैंडविच जाके ना किसी और को दे दें जो तोड़ चुके हैं ना, इसको दोबारा बनाने की जरूरत है कि भाई बंदरों के साथ एक सेफ डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है। सुबह थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, कई अरसे से हम माशाल्लाह आप काम देखते आ रहे हैं। और प्लीज जो लोग भी ट्रेल पर जाते हैं, वैसे तो मंसूबे नजर आपको आ ही जाते होंगे, लेकिन अगर वो किसी को कोई बात कह भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बता भी, तो प्लीज लिसन टू हिम, ही इज डूइंग दिस फॉर दिस एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली। अगर कोई बात उन्होंने की है कि डू नॉट लिटर, स्मोक ना करें, बारबेक्यू पार्टी ना करें, तो वो इस एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे आने वालों के लिए इसको जो महफूज हमने रखना है उसके लिए एक अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझा जाता है, और फिर ये कि इसके ऊपर बात करना या नाम लेना ये मायूब समझा जाता है। अब ये सारी सूरत हाल क्या बनाती है कि हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा क्राइसिस है जो कि अंडर कवर है और ये एपिडेमिक है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये नौजवान नस्ल को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और लेते लेते फिर मैं आपको, ज़ाहिर है यही जो सिचुएशन है, ये नौजवानों को अपनी गिरफ्त में लेते लेते हम ये बात कर सकते हैं कि देखें UNODC की रिपोर्ट 2015 के करीब है, उसके बाद हर साल तकरीबन 15 से 20% इजाफा भी होता रहा है, हो रहा है मुसलसल, कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 90 लाख के करीब लोग ड्रग्स में हैं। अच्छा। अब इसमें 60% नौजवान हैं
अगर हम इसी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रहें और बात करें तो आप देखेंगे इसका डे मनाना सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि लोगों की तवज्जो इस तरफ मरकूज करना है कि ये जो मसला चल रहा है इसके ऊपर, इसको हमें चाहिए कि हम इसको खोलें, बात करें और जो इसका तरीक़ेकार है उसको समझें, जो इसकी शक्ल है उसको जानें और हम ये बात तमाम लोगों तक पहुंचाएं और जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो अपना किरदार निभाएं। जैसे मोहतरमा फरमा रही हैं कि जिम्मेदारी के साथ, तो जिम्मेदारी इस काम में भी हमारी बनती है, मगर अभी तक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम इसको कुछ भी नहीं समझ रहे और ये बहुत कुछ कर चुका है ये ड्रग। तो हमें अब जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो हुकूमती सतह पर है या जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फैमिली हैं या कोई भी इंसान हम में से। दिस वेरी ट्रू। अच्छा हरमैन साहब, थोड़ा सा हम अगर इसको डिफाइन करें कि जब हम कह रहे हैं कि 90 लाख लोग एडिक्टेड हैं इस वक्त पाकिस्तान, 2015 की रिपोर्ट है, 2015 की उसके बाद सिचुएशन देखिए 10 साल पहले की रिपोर्ट है, चलो बहुत फिगर चेंज भी होगी, बट स्टिल मैं समझना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं एडिक्शन या एडिक्टेड, उसकी क्या डेफिनेशन है? क्योंकि एक शख्स है वो सिगरेट पीता है, एक शख्स है उसने कोई और नशा किया है, ओकेजनल किया है, कभी कर लेता है कभी नहीं करता, वो अपनी जगह। जब हम एक टर्म यूज करें एडिक्शन, वो क्या है? क्योंकि जो फिगर है ये एडिक्शन वालों की फिगर है। आमतौर पर इसको जैसे पाकिस्तान में नशे की लत कहा जाता है या समझा जाता है कि ये कोई शख्स है जो बड़ा बद किरदार है जो ये नशा कर रहा है, तो आप और हम इसको अब ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये एडिक्शन है, ये नहीं बीमारी है। जब हम इसको एडिक्शन या बीमारी की नज़र से समझते हैं तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अपनी शक्ल में क्रॉनिक भी हो जाती है, ठीक है, ये रिलैप्सिंग है, ये ब्रेन डिजीज़ है, ठीक है। इसके होने यानी नशे के मुसलसल, नशावर किसी भी चीज़ के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान के जहन पर असर होता है उसका। नहीं, और मैं क्वेश्चन, कोई भी शख्स जो कि किसी भी किस्म का नशा उसने एक बार किया है, 2 बार किया, 5 बार किया, हम उसे एडिक्शन वाले असल में एडिक्शन की शक्ल तो मैंने आपको बता दी कि एक डिजीज है, ठीक है, ब्रेन डिजीज है, क्रॉनिक है, रिलैप्सिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसको बीमारी ही समझे तो फिर जो आपने फरमाया अभी वो है इसकी कैटेगरीज के, अगर कोई शख्स कुछ अरसा उसको हुआ है तो वो इनिशियल स्टेज पे है, इसकी 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम पहली स्टेज पे तो बात ही नहीं करते। पहली स्टेज क्या है, किसी ने चेक किया है और देखा है कि भी क्या होता है और जो भी उस प्रोसेस से गुजर रहा है तो हम उस पर तो बात नहीं करते हैं और ना उसका किसी को पता चलता है ना कोई खबर है। दूसरी और तीसरी स्टेज पे थोड़ा थोड़ा सा अलार्मिंग होता है, लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे में कोई गड़बड़ है, लेकिन क्या है अब उसको छुपाना है क्योंकि वो गंदे रास्ते पे है और वो बुरा इंसान है, अब हम उसको छुपा रहे होते हैं। तो छुपाते छुपाते एक टाइम ऐसा आता है जब क्रॉनिक स्टेज शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में हम बात ही क्रॉनिक स्टेज की करते हैं और फिर हम देखते हैं किसी बंदे को नाले के किनारे पे बैठा होता है। तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है इस पूरे फेज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी की बात है हम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी और आने वाली नस्ल के लिए भी। अच्छा, ये सब स्टार्ट जो होता है, जो आप इनिशियल स्टेज की बात करें, जो हमने अपने इर्द गिर्द देखा है, वो एक सिगरेट से स्टार्ट होता है। कंपनी में लड़के बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है, और सिगरेट एक कोई पी रहा है दोस्त, तो फैशन में हमने सिर्फ ट्राई किया और करते 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 जाहिर सी बात है वो एक एडिक्शन की शक्ल इख्तियार करते। सिगरेट भी एक नशा है क्या? इसको एक्चुअल नशा कंसिडर किया जा सकता है? बिकॉज इतना आम हो चुका है कि जब तक आप बाकी कोई ड्रग नहीं ले रहे होते तो आप ड्रग एडिक्ट अपने आप को नहीं कह रहे होते और आप कहते हैं हम तो सिर्फ सिगरेट पीते हैं। जी, जो हमारे यहाँ सिचुएशन है ना, जब तक हमारी हिम्मत होती है तो हम किसी भी नशे के ऊपर हम ये नहीं कहते हम एडिक्ट हैं। आइस हो, शराब हो या कुछ भी हो तो लोग कहते हैं मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, मेरा तो ये मसला ही नहीं है, ये तो मसला घर वालों का है, ये तो आपका है, फलां का है। स्मोकिंग जो होता है तंबाकू जिसे बोलते हैं, टोबैको, ये इसके अंदर उसी तरह का स्टिमुलेंट केमिकल मौजूद होता है जैसे आइस में है। ये ब्रेन के लिए स्टिमुलेंट है, सही एक केमिकल है और ये सिगरेट की शक्ल में लोग पीते हैं जिसके साथ 70 के करीब और भी केमिकल सिगरेट में शामिल होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रेन ओपनर केमिकल्स जो होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये आइस से ज़्यादा डेंजरस है? ये दुनिया के जो आप कह लें कि 3-4 मोस्ट डेंजरस ड्रग्स हैं, टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट उनमें शामिल है। और इसका जो हमारा रिहैब सेंटर है, जैसे पाकिस्तान में रवाज, हम इसका अपने रिहैब सेंटर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। हाँ, स्मोकिंग का, जिसे स्मोकिंग सीसेशन कहते हैं। आपने कभी कभार सुना होगा पाकिस्तान में, चूँकि
हम ये भी बात कर लें, जैसे आपने फरमाया कि ऐसे शुरू करते हैं अपने पीयर ग्रुप के अंदर, तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर 5 में से 1 स्टूडेंट, यानी कि वो लोग जो एफर्ट कर रहे होते हैं और यंग हैं, वो किसी न किसी केमिकल में आ चुके हैं सिगरेट के अलावा। और हर 10 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट प्रॉपर ड्रग एडिक्ट है पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसपे हमें 10 में से 1 के होने का सर मतलब सीधा सीधा ये है कि वो एक अपने लिए तो खतरा है, सो है वो उन 10 के लिए भी तो खतरा है, वो सबके लिए खतरा है, सबके लिए खतरा है। अब पीयर प्रेशर की भी तो आप बात करते हैं, अभी बात की है। ये पीयर प्रेशर जो होता है ना, बेसिकली ये पीयर्स जो होते हैं दुनिया के बेस्ट काउंसलर होते हैं। ये आपके माँ बाप या फैमिली से ज्यादा अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं। इन्होंने जबरदस्ती भी कर लेनी है, और ये सिर्फ ये नहीं कहते कि आप करके चेक कर लें, ये कहते नहीं नहीं करो, नहीं तो हमारा हिस्सा नहीं है। ऐसे ऐसे जुमले होते हैं, बंदा कर ही लेता है। हाँ, कर ही लेता है, ट्राई कर, मतलब ये नहीं कि मैंने कभी किया है। अच्छा, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ऐसी कंपनी नहीं रखी ना हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक बात की कि इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, सिगरेट में आप बात कर रहे थे कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ड्रेन ओपनर वाले लिक्विड्स में इस्तेमाल होते हैं, गटर खोलने वाले लिक्विड्स में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। What are we doing? हाँ, क्योंकि उन केमिकल के बगैर ना ये स्टमक में इसका जो प्रोसेस पूरा होता है वो सही से नहीं होता है ना सिगरेट का। तो वो प्रॉपर उसमें डाले जाते हैं जो ड्रेन ओपनर केमिकल्स होते हैं, उनका काम भी होता है मैल शैल को हटाना। तो ये स्मोकिंग करने वाले कौन सा अपना ड्रेन खोल रहे हैं? I mean, कौन सा ऐसा यहाँ असल में जो स्मोकर होता है ना, उसका मेन अटेंशन होता है स्टिमुलेंट लेना। ओके, अब हमने मुख्तलिफ अपने रवैयों और हालात को ऐसी सूरत हाल से जोड़ा होता है जहाँ हम जैसे स्मोकिंग करते हैं तो हमें तब नेचुरली लगता है, चूंकि वो थोड़ा केमिकल हाई करता है, कि हम थोड़ा रिलीफ में हैं, तो लोग अपना रिलीफ ढूंढ रहे हैं बेसिकली। अच्छा सर, वजूहात की तरफ भी आप आते, रीजंस क्या हैं? बिकॉज पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, अब आप जिस तरह से बात करें 10 में से 1 आपने बताया कि एडिक्टेड है, तो पता नहीं पेरेंट्स को पता भी है कि नहीं पता, या किसी एक ऐसे स्टेज पे जाके पता लगता है जब जहाँ पर वाकई जो आपने बताया कि नाले के करीब ऐसे लोग मिल रहे होते हैं। बड़ा दुख होता है उनको देख के, क्योंकि सोसाइटी भी दुत्कार रही होती है, खुद भी वो हेल्पलेस होते हैं, और जाहिर इदारे भी एक हद तक ही काम करेंगे। अब ऐसे में थोड़े वजूहात पे भी जो है वो मैं चाहूंगी आप रोशनी जरूर डालें कि क्या रीजंस होती हैं, क्यों ड्रग एडिक्शन की तरफ हमारे यंगस्टर्स जाते हैं। हमने जो अपने अब तक 20-22 साल में अपने तजर्बे से और सारी चीज़ों से देखा है ना, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है ड्रग्स की जो अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ, हम उस पर बात तो नहीं करते, जैसे हम कहते हैं ना नशा बुरी चीज़ है, नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद जो अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, मौजूदगी है, तरसील है, वो बहुत आसान है। पूरे मुल्क में आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, तो अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा, जब भी किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत आसान होगी तो उसको ट्राई करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, ह्यूमन नेचर है ना। तो फिर इसके ऊपर सेकंड वही चीज़ आती है, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर को हम यूँ लेते हैं कि जो आपके हल्का अहबाब में लोग होते हैं वो आपको बहुत काउंसल करते हैं कि फ़लाँ चीज़ कर लें अगर आपका ये इशू है। इशू हमारी लाइफ में हर सूरत होते हैं। मिसाल के तौर पे यूथ में इशू है कि हमारे पास मेंटल हेल्थ की एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, और हमने क्या करना है क्या नहीं करना उसकी एजुकेशन नहीं है। थर्ड, फिर हम जब एजुकेशन ही नहीं है तो हम फिर अपनी उस एज में गलत जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, या जैसे अभी सोशल मीडिया से भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो उसको फिर हम ट्राई करते हैं। ट्राई जब हम करते हैं तो हमें उसके वक्ती फ़ायदे मिलते हैं, फ़ायदे जितने भी होते हैं उनको हम ले लेते हैं। ये उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो ड्रग्स के बहुत अच्छे हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स लेकिन इसके होते हैं 2 से 3 महीने। मिसाल के तौर पे आइस की बात करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अब एक स्टोरी शुरू होती है ना। किसी को ये तो नहीं पता कि मैं 3 महीने के बाद मेरी शक्ल कैसी होगी, हालत। उस 3 महीने के बाद ये मेंटल डिजीज़ बन चुकी होती है, इसे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कहते हैं। ये प्रॉपरली इसकी डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मगर इस 3 महीने के बाद वो शख्स आपके सरफेस से हट जाता है, वो सब चीज़ें छोड़ के तनहा हो चुका होता है। तो एक ये भी रीज़न है। फिर अब कोई भी बंदा ड्रग कर रहा है तो वो, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो वो तो दूसरे दिन नहीं कहेगा कि मुझसे गलती होगी और मुझे मदद चाहिए। हमारे यहाँ कोई जगह पे भी, कोई हॉस्पिटल, किसी जगह पे भी प्राइमरी ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं है, ना किसी स्कूल में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना हेल्थ केयर सेटअप पे। ना हम अपने घर से निकलें, अगर आप रिहेबिलिटेशन सेंटर है कोई, आप खुद भी कभी नहीं गए होंगे कि हम जाके इनसे पूछें भी क्या कर रहे हैं, हमें काउंसलिंग की चाहिए, ज़रूरत है तो हम ले लें। हम जनरली ये काम नहीं करते, हम समझते नहीं मैं पागल तो नहीं कि मैं ऐसा करूँगा। तो जो हमारा अपना एटीट्यूड है वो
प्लस जो हमारा एक्सेप्टेंस है, प्लस हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर की, प्राइमरी केयर की, कहीं पे भी, तो इसलिए हम उसे उस लेवल पे आके खत्म कर नहीं पा रहे हैं। तो हम नहीं रोक सकते। ठीक, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट करना था उसके बाद हमने रुकना था, हमसे गलती होगी। पाकिस्तान में रुकने वाली कोई एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं। हाँ, अवेलेबिलिटी इज द मेन इशू। हाँ जी, निगलेक्ट करते हैं पेरेंट्स और बड़े नेग्लेक्ट नहीं, ब्लेम करते हैं। मतलब Blame कि भी करते एक हैं, इंसान yes. को ना, वो अच्छा खासा इंसान होता है, उसको खुद भी नहीं पता होता कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ, जितना कि उसको ये सोसाइटी उसको रिस्पॉन्स करती है इन दी फॉर्म ऑफ। हालांकि उसको बीमार है, उसको इलाज चाहिए, उसको फौरी हेल्प चाहिए, फौरी हेल्प चाहिए। अब मैं यहाँ हूँ भी इसलिए आपके पास, मैं आई वाज अबाउट टू आस्क कि हाँ, जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करें, बिकॉज़ टाइम जरा मुख्तसर, हम फौरन तरीके इलाज पे आ जाते हैं। आप लोग किस तरीके से इनको देखते हैं, कैसे लोग आप तक पहुंचते हैं? बिकॉज आई मीन उनको तो मालूम भी नहीं होता कि हमें इलाज कराना है। आई एम श्योर कि एक बड़ा चैलेंज है कि उनको ये बताना कि यू नीड हेल्प। जब आपके पास आ गया कोई, इलाज किस तरीके से होता है? हमारे पास ना, चूंकि इलाज को जिस नज़र से देखा जाता है ना, कि पेशेंट शुरू में तो वो पेशेंट नहीं है, वो याशी कर रहा है, वो पकड़ा नहीं जा रहा, फैमिली छुपा रही है, सोसाइटी उसके ऊपर पर्दा डाल रही है, लोग बात नहीं करना चाह रहे, हेल्प मौजूद नहीं है। और सिर्फ हेल्प कौन लोग करते हैं? उनके अपने हमजोली ग्रुप। अगर किसी को वॉमिटिंग है तो वो लोग बताएंगे कौन सी दवाई खानी है। अगर किसी को कोई भी इशू है ड्रग से मुतल्लिका, तो उनके अपने लोग फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि नींद नहीं आ रही तो अब मैं क्या करूं, या मैंने ड्रग ज़्यादा किया तो कम करने के लिए क्या टोटके हैं। तो अब वो हेल्प जो कि किसी प्रोफेशनल सेटअप से जाके लेनी है, वो तो हम नहीं ले रहे। हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में राइट नो किसी भी हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो वो क्रोनिक स्टेज पे होता है। क्रोनिक स्टेज पे पेशेंट पहुंचता है, तब भी वो ये नहीं समझता कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। उसकी रीज़न है कि पहले दिन भी उसको नहीं पता कि मेरे से क्या हो गया है और मुझे कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। फैमिली जो पीछे बैठी है तो वो शर्मिंदगी में और ये समझते हो कि हमारा इज्जत नाम सब खराब हो गया है। अच्छा, फिर पैसा खराब हो गया, फिर सब कुछ खराब हो गया, अब ये बंदा इस काबिल ही नहीं कि हम इसको एक्सेप्ट करें। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो बहुत बुरी हालत में क्रोनिक स्टेज पे आता है। अलमिया ये है ऊपर से कि ये वो स्टेज है जहाँ पे बहुत सारा सरमाया चाहिए होता है इसको ठीक करने के लिए, री इंटीग्रेशन के लिए। जैसे हम बात कर भी रहे थे, अगर किसी शख्स की हम उसका इलाज कर लें, बहाली पर काम कर लें, वो रिकवरी में आ भी जाए, तो मुआशरे में जहाँ से हम उसको लेके आए हैं, जहाँ हमने उसको वापस करना है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये एक घिनौनी वही चेन है, वही अवेलेबिलिटी तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत नहीं, वापसी की किस बात की कबूलियत चाहिए हमें कि अगर मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ तो मुझे बाकी तमाम लोगों की तरह मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे साथ चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना है। और मुझे अब आगे बढ़ने के लिए, मैं बीमार हूँ या मैं बीमारी में रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। वो हेल्प सिर्फ पैसों में नहीं होती, वो ह्यूमन रिसोर्स है, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। किसी टाइम पे किसी शख्स ने उसको मोटिवेट किया था कि ड्रग करके देखो, आज भी उसी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है, आगे बढ़ के देखो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग एडिक्ट वापस गया अपने घर या माशरे में, तो लोग उसके ऊपर सबसे पहली बात ये करते हैं कि ये तो तुम ठीक नहीं हो सकते हो। आप लोग इलाज कैसे करते हैं? इलाज जो होता है ना, उसका कौन-कौन लोग हैं, प्रोटोकॉल्स भी, और कोई अगर एडमिट कराना चाहे, क्या आप लोगों के प्रोटोकॉल्स होते हैं? तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की सूरत हाल होती है। किसी सरकारी, गैर सरकारी, ट्रस्ट या किसी भी प्राइवेट सेटअप पे जाएं तो इलाज के मुख्तलिफ जो मराहल होते हैं, उनमें से एक पहला मरहला होता है मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन का, जहाँ पेशेंट को जो भी उसने ड्रग लिया होता है तो उसके विथड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, ताकि उसको जिस्म में तकलीफ ना हो, या अगर हो भी तो वो उसको मैनेज किया जाता है। फिर साइकेट्रिस्ट का और मेडिकल ऑफिसर का काम होता है ये डायग्नोसिस करना कि अब चूँकि क्रॉनिक स्टेज है तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते पेशेंट को और भी जहनी अमराज हो जाते हैं। जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मूड के मसाइल हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, या शख्सियत के बहुत सारे आर्जे हैं, नींद की बीमारियां हैं, इस समेत दर्जनों और बीमारियां हैं। और मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स वगैरह, सारा कुछ, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको मैनेज करना होता है। उसके बाद एक स्टेज आती है जहाँ पे एक लंबा अरसा चाहिए होता है, उसे हम साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कहते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, थेरेपिस्ट्स होते हैं, ये इनकी सुपरविजन में होता है, जहाँ उन्होंने फैमिली क्लाइंट की असेसमेंट के बाद थेरेपी करनी है और काउंसलिंग करनी है। तो इस काउंसलिंग में फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना है, जिस मार्केट को देना है, अगर मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं तो आपका प्रोडक्ट फेलियर है वहीं पे जहाँ आप तैयार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे हमारा
लोग जो समझते हैं मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट दाखिल है तो उनकी फैमिली से हम बात करें कि आपका ताउन हमें किस तरह से चाहिए, तो वो कहते हैं बीमार ये है, हम नहीं, इसको इलाज की ज़रूरत है, हमें नहीं, इसको हालांकि सबको ही है। नहीं, उनको इस तरह से होती है कि आपसे अगर मदद चाहिए तो कैसी मदद चाहिए, आप अगर मदद कर सकते हैं तो कैसी कर सकते हैं। उसी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट करना, तो आपने अपना जहन में तो तब्दील फिर भी तो आपको भी चाहिए ना। हाँ जी, तो जहाँ पे किसी भी इंसान को, चाहे वो घर है, चाहे आपका कोई स्कूल इदारा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता वहाँ वो नहीं रह सकता। और फिर ज़ाहिर है हम देखते हैं कि रिलैप्स हो जाता है। जी, रिलैप्स हो जाता है। ये रिलैप्स होता है इसलिए कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, आप उसे वापस ज़िंदगी की तरफ जो आता है उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे होते। सर बहुत शुक्रिया, हरमैन सब साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा काम आप करें। आपने जिस तरह खुद भी मेंशन किया ना कि चाहे सरकारी इदारा कर रहा है, गैर सरकारी इदारा कर रहा है, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई भी काम कर रहा है, इन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत वो काम तो कर लेंगे। ठीक है, पहला चैलेंज ये है कि वहाँ तक लेट पहुँचते हैं, ज़ाहिर है बहुत फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो एक बड़ा चैलेंज है कि जब वो वापस जाता है उसी सोसाइटी में, उसी माशरे में, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होती। इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। पहली बात, जब हमें आप आसपास कोई नज़र आए, फैमिली में, दोस्तों में, कोलीग, किसी में भी, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, पता भी होता है खैर हमें, और हम कहते नहीं उसका पर्सनल इशू, नो इट्स नॉट हिज और हर पर्सनल इशू, उसको हेल्प चाहिए, बीमार है वो, तो आप उसे प्लीज़ काउंसिल करके लेकर जाएं ताकि वो समझ जाए कि मुझे इलाज करवाना है। जब इलाज हो जाए उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, सपोर्ट करना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। एंग्रो जबरदस्त यूरिया, किसान को मिले जबरदस्त साथ तो चमके दिन रात। गूंजती, गरजती, बरसती छम वाटरफॉल। जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब खवातीन हो जाए होशियार और टीवी के आगे बैठ जाए, और सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात भी, क्योंकि अब फैशन की जब बात हो रही होती है तो मर्द भी अब किसी से कम नहीं है। एंड आई थिंक ये अच्छी बात है कि मर्द अब अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखने लगे, अपना ख्याल रखने लगे। मैंने कहा हल्का सा कोई और सबीन कहते मर्दों को रगड़ दो, मैंने कहा थोड़ा सा मेन टॉपिक पे आते आते ना हल्का सा इस टॉपिक पे टच करके फिर अपने मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक हमारा ये है कि हम जरा बात करेंगे सस्टेनेबल फैशन के हवाले से आज, कि किस तरह से बात कर रहे हैं कि ड्रेस रिसाइकलिंग में देखा। मैंने इसीलिए कहा था कि मर्दों का हवाला आना ही आना है। जो मर्द अपनी बीवियों को कहते हैं ना कम कपड़े बनाया करो, बीवियां कहती हैं कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, अलमारी भरी होती है, कहते हैं हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। अब किस तरह से सस्टेनेबल फैशन की तरफ जा सकते हैं कि आप अपने कपड़ों को रिसाइकिल कर सकें, सो दैट एनवायरनमेंट पे उसका कम इम्पैक्ट हो। एट द सेम टाइम माइंड में कंफ्यूजन ये भी चल रही होती है कि अच्छा कोई नया ड्रेस बना रहे हैं या पुराने ड्रेस से हमने अगर उसको कुछ क्रिएट करना है तो किस तरह से उसको डिजाइन किया जाए। तो आज जरा सारी चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से रिसाइकलिंग कर सकते हैं और एनवायरनमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे कि किस तरह से खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है इसके थ्रू, बट मुझे तो ये लगता है कि मर्द भी खासे एम्पावर हो रहे हैं फाइनेंशियली, पैसे बच जाएंगे ना। तो ये सेगमेंट मेरे को दोनों के लिए बहुत अच्छा है। पैसे बचना, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, हम अक्सर बात करते हैं, एनवायरनमेंट बच जाएगा, हम वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट बचेगा तो पैसा तो बचेगा ही, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर आप हमेशा बाय प्रोडक्ट रहेगा, आप अगर कपड़ों की रिसाइकलिंग की तरफ सो लेट्स बी मोर फोकस्ड ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल। अच्छा, इस सेगमेंट में हम थोड़ी शरारत भी करेंगे, ठीक है? मैंने सोच लिया मैंने क्या शरारत करनी है। लेकिन जो आपने बात की ना सस्टेनेबल फैशन की, तो आज जिन दो मेहमान शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया, दोनों इस बड़ा फोकस्ड होकर काम कर रही हैं माशाल्लाह। उनकी जिस तरीके से कंपनी में इकट्ठे और बहुत सारी खवातीन उनके साथ, और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस्ड एक प्लेटफॉर्म भी है जिसपे बहुत से खवातीन जाके अपने जो भी यूज्ड कपड़े, जो कि उनको लगता है कि इन जैसे एक आध बार पहना और बस यू नो आई डोंट रिपीट माय क्लोथ्स की बात करें ना आप। Yes, I'm talking about that actually. So हम वेलकम करते हैं नबिहा खटक को और सैरिश रजा को। नबिहा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सैरिश आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू गाइस आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक शरारत उन्होंने एक वीडियो में की थी, आज मैं शरारत इन तीनों के साथ यहीं पे करता हूं। तीनों के साथ ही, मुझे तो याद भी नहीं है, मुझसे ना पूछ लेना। नहीं मैं सभी आपसे स्टार्ट करूंगा। आई एम सो सॉरी। आजकल देखिए बहुत ट्रेंड है इस वीडियो का कि ब्रेक डाउन ऑफ आउटफिट। तुमने नाम नहीं लेना ब्रांड का, सभी सिर्फ प्राइस बतानी है। मुझे प्राइस याद ही नहीं है। शुएब, ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है मेरी 4 साल पुरानी है, और ये जो मैंने ट्राउजर पहना हुआ है ये 3 साल पुराना है। 3 साल और 4 साल पुराने रेट मुझे बिल्कुल याद नहीं है भाई। मैं नहीं गई यूके से या कहीं से शॉपिंग। ये जूता इफ यू रिमेम्बर, ये जूता जी हम कितने साल से काम कर रहे हैं? 3 साल तो हो गए। 3 साल, और 3 साल से भी 2 साल पुराना है। ये इस जूते को 5 साल हो चुके हैं। मैं तो सस्टेनेबल फैशन पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और मुझे होता है भाई मैंने चीज पैसों से खरीदी और मुझे इसको जितना मैं चला सकती हूँ फट ना जाए। तो नबिया से पूछते हैं, नबिया आउटफिट ब्रेक डाउन करें ना। आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये दुपट्टा मेरे किसी और सूट का है। आई हैव अ प्लेन ब्लैक दुपट्टा जो मैं 3-4 सूट्स के साथ चलाती हूँ, कुछ जैसे न्यूट्रल कलर, तो इसको अच्छा खासा 1.5 साल मुझे यूज करते हो गया। एंड दिस इज ऑल लास्ट ईयर एंड आई गॉट दिस ऑफ सेल, सो मैं मुश्किल से कोई 4.5-5K के बीच में खेल। वाओ, 4.5-5 हजार में देखें। वेरी नाइस। 3 पीस सूट भी हो गया, जूते भी हो गए। Sarish, break down for your outfit. So my pants and my shirt are both thrifted. So मैंने actually अपने ब्रांड से लिया है, तो ये both of them were for around 3,000 total. 1500 की दोनों चीजें थी। My coat was a little expensive, so 4,000, and the shoes also from a local brand, so it was 2,000. So yeah, overall. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे कितना अच्छा कैरी किया सबने। एक सेकंड, हमारे सामने वो नई खवातीन बैठी हुई जो बता रही थी महंगे महंगे ब्रांड्स और लाखों की शर्ट फ्रॉम दुबई, फ्रॉम पता नहीं कहाँ कहाँ। मतलब मैं तो हैरान हो रही होती हूँ, वो एक्सेंट भी चल जाता है आउटफिट की ब्रेक डाउन करते करते लिटरली वो एक्सेंट भी चेंज होता मैं देख रही होती हूँ, और हैरान हो रही होती हूँ कि कैसे क्यों मतलब लाखों की चीज ठीक है आप कैरी कर सकते हैं, पहले इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका शौक है, आप कमा रहे हैं, आपकी मर्जी। No, ask me as well, please. Oh yeah, can you break that? मैं बताती हूँ, हम सब इनसे ज्यादा अमीर हैं यहाँ पे इस वक्त बैठे। अगर हमने एक सेकंड अगर हमने 5,000 का भी या 2,000 का, मैं
500 रुपए का भी अगर हमने यहाँ पे कुछ पहना हुआ है तो हम तीनों यहाँ पे सबसे अमीर हैं। तीनों ने स्पॉन्सर पहना हुआ है। दिस इज फ्रॉम स्पॉन्सर और ये जूते खेड़िया भी sponsored स्पॉन्सर्ड है। वो अलग बात है, खेड़िया मैंने वापस नहीं करने, मैंने वापस करने बस फिर ठीक है, तो हम तीनों बने। ठीक है, we're we are better rich. off. ठीक है, मैं पैसे नहीं लगा रहा ना। आज जरा आते हैं उनके बिजनेस के Fine. मेरा ख्याल है आज से शुरू करते हैं। थोड़ा सा सैरे से बताइएगा कि किस तरह से आप लोग ड्रेस रिसाइकलिंग की तरफ आए, क्या सोच कर, इसके पीछे क्या मोटिव था? Sure. So around 2020 ये आइडिया मुझे आया था, और वो आइडिया ऐसे आया था कि मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और एक जिस तरह बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप्स होते हैं उस पर एक मैंने लड़की की पोस्ट देखी जिसने अपना वेडिंग ड्रेस बेचने के लिए लगाया हुआ था। तो वो आइडिया मुझे बड़ा स्मार्ट लगा, लेकिन ऑब्वियसली मैं क्योंकि पाकिस्तान में ही पली बड़ी हूँ तो आई रियलाइज मैंने यही सोचा कि पूरी ज़िंदगी हमने बहुत नेगेटिव एक लोगों की थॉट सुनी हुई है रिगार्डिंग सेकंड हैंड क्लोथ्स। तो मैंने कहा ये कैसे कि एक लड़की अपने वेडिंग ड्रेस बेचने को तैयार है ना। खैर फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा उस पोस्ट को फॉलो किया एंड देन आई सॉ कि तकरीबन कोई 100 कमेंट्स विद इन एन आवर उस पोस्ट के अंडर आ गए ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। सो वहाँ मुझे दैट आइडिया हिट कि अच्छा इस चीज़ की डिमांड है इन द मार्केट। एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी प्रो टेक, तो मुझे था कि ऐसी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। व्हेन आई सॉ देयर वाज नन इन पाकिस्तान, सो दैट्स वेयर द आइडिया स्टेम फ्रॉम, ब्राइडल्स एंड पार्टी वेयर से। बट व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू कस्टमर्स आई रियलाइज कि मेरी कस्टमर बेस यंगर ऑडियंस है, वर्किंग वुमेन और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां जिनको डेली वेयर के कपड़े चाहिए। सो दैट्स व्हेन वी रीब्रांडेड आवर लाइंस फ्रॉम ब्राइडल एंड पार्टी वेयर टू मोर डेली वेयर अपैरल। और फिर 2020 से लेके अब तक 5 साल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? रोलर कोस्टर राइड थी ऑनेस्टली, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब था लोगों की माइंडसेट शिफ्ट करना था मुझे बिल्कुल। जो एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन सेकंड हैंड फैशन से लिंक थी उसको बिल्कुल बदलना था, एंड जो सालों की वो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बिल्ड था वो तोड़ना था। सो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड कि लोगों को कन्विंस करना कि इट इज़ ओके वेयरिंग सेकंड हैंड, क्योंकि हम देखें बचपन से हम अपनी बहनें भी आपस में कपड़े शेयर करती हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में सिर्फ एक परसेप्शन है कि हमने किसी की उतरन नहीं पहनी। कपड़े क्यों? हाँ, ये इस तरह की उतरन लंडा ये से वर्ड्स हैं जो इतने बेड हो गए हैं हमारी लाइफ में ना, which have no meaning whatsoever. So, but now, mashallah से over the past 5 years, we now have more than 200,000 users on the platform, and we have more than 30,000 sellers. So it's been a great journey, and I'm so happy that I was able to play a part in educating people that sustainable fashion is also important. और ये बड़ा जरूरी है, आप तो एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। नबीहा, थोड़ा सा आप बताएं कि आप इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है? हमने सुना है कि आप तो उसमें से पिक करती हैं कि अच्छा इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप किसी काम की नहीं, मैं उसको काम का बना देती हूँ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि वैसे तो सेलर्स खुद ही हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करते हैं और वी टेक इट फ्रॉम देयर, बट कुछ सेलर्स जो लॉन्ग टर्म हैं वो अपने प्रोडक्ट्स हमें खुद बेच देते हैं कि बिकॉज वी डू हैव एन एक्सपीरियंस इन डिस्प्ले सेंटर एज वेल, कि आप वहाँ लगा दें, आप खुद इसको देख लें, when it sells do let us know and we'll go through the whole process. अच्छा, ये दोनों ऑप्शंस होंगे, एक कि सेलर खुद से अपलोड करे वहां पे पिक्चर, बायर ने कांटेक्ट किया खुद से ले लिया, और एक है कि आपको मिल गई, आपके फिजिकल स्टोर है? Yes, we do have a physical experience center. तो आपने फिजिकली उसको डिस्प्ले किया, वहां से लोगों ने खरीदा, फिर जब पैसे आए तो फिर आपने सेलर को भेज दिया। It works that way as well. But sometimes कुछ ऐसे pieces आते हैं which because we do have a stringent quality check. Obviously एक trust का एक bond है, पहले ही there's a stigma with sort of recycled and upcycling as well. तो कुछ चीज़ अगर ऐसी होती है which we feel like are not worth selling, या we would not want कि हमारे sellers को या even buyers को ये experience मिले इस तरह का, so we sort of use them. For example, recently we did get a dress, brown था, blackish embroidery, very बलोची style, ठीक है, वहाँ से किसी ने भेजा था, but I think it was काफ़ी टाइम से वो बंद पड़ा हुआ था, तो वो जो हल्के से उसमें से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, हल्का सा टक लग गया था। So we were discussing कि अभी सेलर भी हमारा बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म है, और द एम्ब्रॉयडरी वॉज ब्यूटिफुल, मतलब इतनी एथनिक, इतना पाकिस्तानी कल्चर उसमें रिप्रेजेंट हो रहा था। सो वी डिसाइडेड कि वी हैड प्लेन जीन्स के टोट बैग जो हमने जीन्स से खुद इन हाउस बनाए थे। वी हैव ऑन साइट डिजाइनर्स एज वेल, जो बच्चे होते हैं, डिग्री कर रहे होते हैं, सो दे वर्क विद अस। तो उधर वी डिसाइडेड कि वील यूज दिस एम्ब्रॉयडरी, पुट दोज ऑन दिस बैग्स, और वो एक फंकी नए टोट बैग्स बन गए। वी एडवर्टाइज दोज गॉट सोल्ड ऑफ, एंड द किड्स वर रियली हैप्पी कि आजकल काफ़ी एथनिक एम्ब्रॉयडरी की तरफ ना यंग जनरेशन अडेप्ट कर रही है कि वो हमारे स्टाइल में उसको करके दें। सो टोट बैग्स विद एम्ब्रॉयडरीज वो सच अ ह्यूज हिट। सो दिस इज व्हाट वी डू कि अगर वो चीज़ वैसे सेल नहीं हो सकती, यूज़ नहीं हो सकती,
तो वो एक सॉर्ट ऑफ न्यू पीस बन जाती है, स्टेटमेंट पीस बन जाती है, एंड वन ऑफ अ काइंड, बिकॉज ऑब्वियसली मैस प्रोडक्शन तो है नहीं, तो वो रेपिटेशन भी कहीं नजर नहीं आर्टिकल है ना, इसका कोई कॉपी शॉप Copy नहीं है, shop एक ही आर्टिकल है। उन खवातीन के लिए जो कहते हैं हमें वो पीस चाहिए जो किसी और ने ना पहना हो, सिग्नेचर पीस हमें दे दें और उसके बाद बाकी यही होता है कि किसी और ने वो चीज ना पहनी हो। और ये यंगर जनरेशन में ज्यादा चीज आ गई है, उन लोगों को फॉर देम फैशन जो है इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, तो वो ब्रांड्स को नहीं फॉलो करते, बस वो उन डिजाइन्स को फॉलो करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी शोकेस करे। सो उनके लिए अपसाइक्लिंग इज समथिंग जो दे आर वेरी इनटू इट। ओके अच्छा, अब माइंडसेट चेंज होता, आप वाकई देख रही हैं ये वाला कि हमने उतरन नहीं पहननी, हमने एक दूसरों के कपड़े नहीं पहने, स्पेशली मैं ब्राइडल वेयर की बात करें, बिकॉज ऑनेस्टली ब्राइडल ड्रेस आप ले लेते हैं और लोगों को मैंने 15, 20, 25, 30 लाख का ड्रेस लेते हुए देखा है, जो कि बड़ा आम हो चुका है अभी। बड़े आराम से कहते हैं तो 15 लाख रुपए का है, और फिर डिजाइनर्स भी उस तरह से, और मैं उसको एक्सपेंसिव नहीं कहूँगी, मैं उसको कॉस्टली कहूँगी, क्योंकि उसके ऊपर काम भी वैसा ही हुआ होता है, ज्यादातर हम देख रहे होते हैं। एक बार पहना उसके बाद वो किसी काम का नहीं है। सो सबसे ज्यादा आप कैजुअल पहनना है, भाई की दुल्हन को भी तो भाभी का डे होगा ना, मिलाल ने तो नहीं बेचा अपना ड्रेस, तुम्हें क्या मसला है? निकल गए ना कंट्रोवर्सी की तरफ। अरे मैं उनको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने मुझे अगर बेचा होता, अपने पैसों से नया ड्रेस बना लेती तो कंट्रोवर्सी ना होती। प्लीज कंटिन्यू। आप बताएं, कैजुअल वेयर की तरफ ज्यादा लड़कियां आ रही हैं या सिर्फ ब्राइडल वेयर की तरफ आ रही हैं? सो ब्राइडल वेयर की तरफ भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली रुझान है, क्योंकि अब वही बात है, लड़कियों का पहले एक होता था ना, इमोशनल अटैचमेंट बहुत होती थी ब्राइडल ड्रेस के साथ, तो ताहयात आप बस रखते थे, कबर्ड में ही रहता था, लेकिन रहता था औरतों के पास। लेकिन अब ऑब्वियसली जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, दे बिकमिंग मोर लॉजिकल, तो वो इतनी इमोशनल अटैचमेंट चीज़ों के साथ नहीं थे, तो बेचने वाले बहुत लोग हैं हमारे पास। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ विद अस इज, क्योंकि हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हम पूरे पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं, तो जो ब्राइडल खरीद रहा होता है ना, वो कहते हैं मुझे चेक करना है या मुझे पहन के देखना है बिफोर आई बाय इट। तो उस वजह से हम लोग ब्राइडल्स को इतना नहीं केटर कर पाते, बट हमारी अगेन क्योंकि ज़्यादा यूथ हमारी ऑडियंस है, तो उनकी डिमांड ज़्यादा फिर वही पार्टी वेयर हो गए आपके, जो आप शादियों पे नॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, या आपके कैजुअल वेयर हो गए जो मैंने रोज़ यूनिवर्सिटी या ऑफिस पहन के जाना है। ओके अच्छा नबिया, अब जाहिर है हम प्रमोट भी करें कि कैसे आप घर में, अगर आपका कोई ड्रेस है ख़राब हो गया या आपका दिल नहीं कर रहा और आपको लगता है कि पुराना हो गया, और जैसे आपने बताया कि उसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत होती है बाजू का, तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। हम तो ख़राब हो गया सूट, पूरा सूट फेंक दिया, और ऑब्वियसली उससे एनवायरनमेंट पे भी एक बहुत बुरा असर हो रहा होता है। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो माइंड में सब रख सकते हैं कि घर बैठी कोई भी खातून अपने उस पुराने जोड़े को एक नए जोड़े में कन्वर्ट कर सकती है। सो अगर एक ऐसा ड्रेस है जो ठीक ठाक हालत में है एंड सीजन चेंज हो गया है, कलर से दिल भर गया, डिज़ाइन से दिल भर गया है, तो ऑफ कोर्स वो तो आप यू कैन जस्ट लिस्ट इट ऑन द प्लेटफॉर्म और वो डायरेक्ट सेल हो जाएगा। बट इफ इट्स अ पीस दैट हैज़ अ बिट ऑफ डैमेज या कुछ भी हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, वॉशिंग की वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं, सो इंस्टेड के यू कैन रीच आउट टू अस एज वेल। आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे हैं, आप उसके थ्रू हमें रीच आउट कर लें। लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एट होम, आई थिंक आई शुड लाइक उसको थोड़ा टच कर लेती हूँ कि घर पे भी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो मेरा दुपट्टा है 3 डिफरेंट सूट्स के साथ जा रहा है, ठीक हो गया। अभी मैं सुबह जब ड्रेसअप कर रही थी फॉर द शो, आई रियलाइज दैट द ट्राउजर इटसेल्फ, उस पर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं ब्लैक शर्ट के साथ भी इसको कैरी कर सकती हूँ विद अ प्लेन ब्लैक शर्ट। सो अगर आपका पूरा 3 पीस है, उसमें कुछ चीज़ तो ऐसी होगी लाइक द दुपट्टा कैन वर्क, the shirt can work with something else or the trouser can work something else. So अगर हम उस तरफ चले जाएं, so that is good, you'll have like एक नया total outfit option आपके पास आ जाएगा। Otherwise the second like we say कि patches and embroidery करना, we believe it's very difficult, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बनी बनाई चीज़ें मिल रही होती हैं। तो for example मेरा अपना यहाँ से sleeve फट गया था, लटकाया था, वो खींचा, so बिल्कुल L shape में, I got motives, उसको ग्लू गन से सिर्फ स्टिक किया और दोनों साइड पे पेस्ट कर दिया। सो इस तरह भी किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू गो टू अ लॉन्गर रन, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि मेमोरीज कपड़ों के साथ होती हैं। सो व्हाट दे डू कि अपने कपड़ों के पीसेस बना के पीपल हैव स्टार्टेड जॉइनिंग देम इनटू मेकिंग कवर्स फॉर देयर क्विल्ट्स एज मेमोरी पिलोज एंड मेमोरी क्विल्ट्स। सो वी कैन आल्सो गो टुवर्ड दैट कि वो एक मेमोरी भी रहेगी और वो बड़ा एक आर्टिस्टिक पीस भी बन जाएगा। वाह जी वाह, ये तो बड़ा आर्टिस्टिक काम शुरू हो गया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे हम नबिया एंड सारिश, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम ये सवाल भी रखेंगे कि अच्छा कितनी इसकी अवेयरनेस आई है, क्योंकि ज़ाहिर जितनी ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि अच्छा देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस जहाँ पे आप जा सकते हैं और इस तरह से अपने आई मीन इकोनॉमिकली भी आपको फायदा है एंड एनवायरनमेंट पे भी उसका अच्छा खवातीन किस तरह से एम्पावर हो रही है, किस तरह एम्पावर पे भी जरा हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
आज का शो एक सेलिब्रेशन है। पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा हमेशा आगे रहा है जब भी फिल्म इंडस्ट्री को इसकी सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। फिल्म बनाते हैं तो यही सोच के बनाते हैं कि लोग उसको पसंद करें। सो पीटीवी मेरे लिए आई थिंक द बिगेस्ट इंस्पिरेशन, द ब्लॉकबस्टर कॉमेडी होती है जो कि कैरेक्टर ड्रिवन होती है। सिचुएशन सोच रहे होते हैं, वो बड़ा मजेदार होता है। Watch that one clip 20 times. पर्चियां लिखवा के लाते थे। Such a huge success. हमें बहुत मजा आता है। सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जहां जहां पैसे बचाने की बात आ रही होती है वहां हम वैसे बहुत खुशी हो रही होती है, क्योंकि ये बचाने चाहिए, बहुत जरूरी है। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, खर्च बड़ी आसानी से हो जाता है, और अगर हम नहीं बचाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर सेविंग नहीं हो रही होती। प्लस सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा इन्वायरमेंट। उसको बचाने के लिए जिस डोमेन पे हम काम करें वो काम है। चूंकि आज का हमारा मौजूद भी आया था जिस पर हम ब्रेक पर जाने से पहले बात भी कर रहे थे, अपसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग ऑफ क्लोथ्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो यूज क्लोथ जो कि हम बस सम टाइम तो पूरा साल, 2-2 साल, 3-3 साल पेटियों में रख देते हैं। I mean, जब वो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते, जब चूहा उसे कुतर जाता है उसके बाद हम फेंकते हैं। तो बेहतर है कि पहले ही उसको बेच दिया जाए, तो बहुत जरूरी है। बेच दिया जाए या उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, दोनों ऑप्शन रीडिजाइन कर दिया जाए। तो नबिया और सरिश साथ मौजूद हैं, जबरदस्त काम कर रही हैं। उनके प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे थे। थोड़ा सरिश मुझे बताएं कि चैलेंजेस भी तो फॉर श्योर इस पे आए होंगे आपको, इस प्लेटफॉर्म के बनाने में और उसके बाद लोगों तक इसकी आवाज पहुंचाने में। व्हाट वर द चैलेंजेस? So there have been different segments of challenges. First, from a business perspective, obviously क्योंकि लोगों के दिमाग में ये रुझान ही नहीं था कि कपड़े बिक भी सकते हैं। क्योंकि एक बहुत जो मुझे कमेंट आता था शुरू में when I started was that people said कि आप गरीबों का हक खा रही हो। Because normally हम ये करते हैं ना कि कपड़े गरीबों को दे देते हैं, राइट? आपका अपनी किसी मेड को दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उनको भी मैं यही कहती थी कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ मेड एंड आई हैव 20,000 का जोड़ा फ्रॉम XYZ ब्रांड, तो उसके लिए, मेरी मेड के लिए उस 20,000 के जोड़े की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, बिकॉज लाइक शी इज नॉट गोइंग टू किटी पार्टी, शी इज नॉट, उसके लिए उसकी नो वर्थ है। सो मैं उनको ये कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप वो जोड़ा दें उसको, अगर आप वही बेच के 5,000 उसके हाथ में पकड़ा दें, उसमें शायद वो अपने घर के 4 अफराद के जोड़े बना ले, राइट? सो इट्स जस्ट हाउ यू परसीव थिंग्स के उनके लिए आप इस तरह भी उनके लिए मैक्सिमाइज वैल्यू कर सकते हैं। वो आपकी नीयत है कि आप डोनेशन की नीयत से करना चाहते हो, आप किस नीयत से करना चाहते हो। आप पैसे दे भी रहे हैं उनको, नहीं दे रहे हो। हाँ, इसमें बात और भी कि फॉर एग्जांपल आप अपने सारे जो भी यूज्ड कपड़े जो कि आपने देने होते हैं निकालते हैं, पूरे थैले बनाते देते हैं, उसमें से वो साइज के होते हैं, नहीं होते, उसमें से एक दो पिक करते हैं, बाकी वो भी जाया कर देंगे, ऐसे ही है, वो पोर्ट्रेट बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो जाया होने से बहुत बेहतर है कि आप बेचें। ऑलराइट, अब मुझे बताएं कि इसमें ये जो हम अक्सर देखते हैं कि वेबसाइट पे आपने कुछ चीज़ अपलोड की तो आप एक टाइम आ रहा होता है कि अच्छा इस टाइम पे आपको बिक गया। कोई एवरेज टाइम भी है आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म पे जिसमें हम कह सकें कि आपने आज अपलोड किया तो एवरेज टाइम ये जिसमें बिक जाएगा? So 7 days is a usually turnaround time. इतने में whatever you upload on the website, तो वो within 7 days उस पर आपको आ जाता है, फिर वो हमारे पास आता है प्रोडक्ट। बस 7 days is the average time. But if you want कि थोड़ा जल्दी हो जाए तो जो हम personalized सर्विस देते हैं कि आप हमें भेज दें, तो हम उसको खुद पिक्चर करते हैं, खुद उसकी फोटोग्राफी करते हैं, प्रॉपर करते हैं। एंड वी डू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली जो एक वर्किंग मॉम है या कोई हाउस वाइफ है, वो इतनी बिजी होती है कि द काइंड ऑफ पिक्चर्स वो देंगी, मे बी थोड़ा लाइटिंग का इशू आ गया है, ड्रेस इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली समटाइम्स उसकी वजह से भी रिस्पॉन्स उनका स्लो हो सकता है। बट द वर्क वी डू, तो हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, मॉडल्स को पहना दे के वी टेक पिक्चर्स, वी अपलोड देम, तो फिर उस पर रिस्पॉन्स ऑब्वियसली ज़्यादा आता है। एंड द लाइव सेशंस हम कभी कभार कर लेते हैं, तो उस पर तो 7 चीज़ें मैसेजेस आ रहे हैं। कैसे स्टार्ट हुई थी ना, जब से वो लॉन्च के छोटे वाली वीडियोस मैंने देखे धड़ वाली, उसके बाद से बहुत इन है। अब तो वैसे बड़ा अच्छा, ये भी एक बिजनेस का तरीका है कि लाइव ही जो आप पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं जरा, हम अक्सर आउटलेट्स पे देखते हैं कि एक जोड़े पे लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, सेल के, नाम नहीं लेना किसी ब्रांड का, लेकिन सबको पता है, लेकिन वहाँ पे उत्तम गुत्ता हो जाते हैं, और हमने तो ऐसे बहुत कुछ चलते देखा है, वहाँ पे बैड सीन होता है।
तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट है और 2 या 3 या 4 खवातीन बाहर आ एक गए साथ उसको पसंद किया है, तो फिर देन आप उसको पिक किस तरह से करते हैं? So हमारा इट्स अ वेरी क्लियर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल। ओके, तो आवर कस्टमर्स नो कि हम जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं वो हमारे पास एक ही है, तो whoever is going to message us first या whoever is going to place the order first वो ऑर्डर उसके पास जाएगा। तो ये तो नहीं कहते फेवरेटिज्म कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो उन्होंने पैसे लेने हैं, वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यही फायदा है कि हमें ज्यादा बातें नहीं सुननी पड़ती क्योंकि वो हमें कुछ बोल नहीं सकते, कॉन्वर्सेशन की ऑप्शन ही नहीं है। जैसे किसी ने पिक किया तो उसके बाद से आपने उससे वहां से हटा दिया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया ना, आपकी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कैसे आप लिखते हैं कि अच्छा कंडीशन वाइज कैसा है, डायमेंशंस, आई मीन मेजरमेंट्स उसकी? जी जी, सब कुछ एवरीथिंग मेंशन्ड। अगर माइल्ड कोई डिफेक्ट भी हो ना, कुछ बहुत माइल्ड होता है जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो भी मेंशन्ड होता है कि ये है, सो द बायर इज इन्फॉर्म्ड कि जो भी उनको मिल रहा है वो एग्जैक्ट वही चीज है जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई रिटर्न पॉलिसी भी होती है? जी हाँ, ओपन रिटर्न पॉलिसी है कि इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप ड्रेस वापस भेज सकते हैं एंड देन वील रीइंबर्स। कितने डेज में वापस भेज सकते हैं? 3 डेज। 3 डेज के अंदर आपको वो ड्रेस अगर वो रिटर्न कर दें तो बस रिटर्न जी जी, इन केस कोई लाइक उसी हालत में लेकिन वापस करना है। जी, ये भी बड़ा पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई कैन प्लीज टॉक अबाउट इट प्लीज। बट वन फनी इंस्टेंस दैट वी फेस्ड वाज कि हम लोगों ने, क्योंकि हमारा हर प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होके आगे जाता है तो क्वालिटी का तो इशू हो नहीं सकता। ठीक है। एक बायर थी, उन्होंने हमें मैसेज किया कि ये आपने फटा हुआ प्रोडक्ट भेज दिया ना। अच्छा, माइल्ड फटा मुझे समझ भी है कि चलो नजर से गुजर गया, वो प्रॉपर फटा लाइक शलवार वो पूरी यहाँ से फटी हुई थी ना। तो बेसिकली देन आई टॉक टू माय क्वालिटी एश्योरेंस टीम, वो कहते हैं कि मैम हम वीडियो रिकॉर्डिंग निकालने को तैयार है, क्योंकि प्रॉपर्ली चेक्ड इट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा वो पैच हमारी नजर से गुजर जाए। ट्राई किया और रेसलिंग कर लिया, फिर वो ही ना ये। सो लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे वांट टू रिटर्न स्टफ दे डू दैट एक्चुअली। ओके, सो इट्स अ सैड रियलिटी। आप जो कर रहे होते हैं ना, सारों को पता होता है कौन क्या कब कर रहा है, कौन कब कैसे क्या कर रहा है, ये ना समझे कि पता नहीं, पर्दा रखना पड़ जाता है, पता चल रहा होता है। मेरे ख्याल ये देखिए कितने चैलेंजेस हैं एक बिजनेस रन करने के लिहाज से देखा जाए। डिफिकल्ट एंड स्पेशली मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि व्हेन देयर इज नाउ दैट आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस ना, तो अब मैं लोगों की बिजनेसेस की तरफ ज्यादा फॉरगिविंग हो गई हूँ। किसी रेस्टोरेंट जाऊँ, खाना ठंडा है, आई एम लाइक इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हो जाता है, क्योंकि दीस थिंग्स हैपन, राइट? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। यस, बिकॉज़ आप उस पोजीशन में खातून होने की हैसियत से ज्यादा आपको चैलेंजेस लगता है कि फेस करने पड़ते हैं जब आप कोई बिजनेस रन करते हैं? यस एंड नो। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे बीइंग अ वुमन बिजनेस करना मुश्किल था, क्योंकि इससे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं 8 साल एक कंपनी में सीनियर रोल पे काम भी कर रही थी। आई नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। मुझे कभी कोई ये नहीं फील हुआ क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ डिफरेंटली मैं ट्रीट हो रही हूँ। बिजनेस परस्पेक्टिव से इट वाज अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज और वो भी पर्टिकुलरली एक सेगमेंट में व्हेन आई स्टार्टेड रेजिंग इन्वेस्टमेंट फॉर माय बिजनेस ना, तो तब मैंने मेन चैलेंज ये फेस किया कि एवरी इन्वेस्टर दैट आई वाज गोइंग टू, वो ये मुझे कहते थे कि क्योंकि आप सोलो फीमेल फाउंडर हैं, सो हेंस वी कांट इन्वेस्ट, यू गेट अ मेल को फाउंडर विद यू एंड देन वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। एंड आपको एक बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटिस्टिक बताती हूँ, दुनिया भर में ओनली 1% फीमेल ओन्ड बिजनेसेस गेट फंडिंग, only 1%, and this is not Pakistan, this is global. Yeah. कि वो देखे माइंडसेट एग्जिस्ट कर रहा है पूरी दुनिया में कि अगर खातून चला रही है तो फिर रिस्क है। ये माइंडसेट है ना, जाहिर है। बिल्कुल माइंडसेट है। इसको चेंज करने के लिए ज्यादा काम होने की जरूरत है, आप कर लो। और मैं एक अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जनरली पाकिस्तान में, बीइंग इन पाकिस्तान आई हैव एन एज ओवर बॉयज, क्योंकि पाकिस्तान में अब बहुत सारी इस तरह की इनिशिएटिव्स आ गए हैं वेयर दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मोर। तो हम लोगों के लिए अब पाकिस्तान में रहते हुए ज्यादा ऐसा ही है। आप लोगों को मिल गया जितना मिला था, बहुत बेचारे है ना। तो सो हम लोगों के लिए अब इट इज अ गुड टाइम टू बी अ वुमन, बिकॉज अब वुमेन आर एक्चुअली बीइंग मोर एम्पावर्ड एज कंपेयर्ड टू, माइनॉरिटी। इस वक्त भी माइनॉरिटी है, आप माइनॉरिटी हैं। अच्छा, इस वक्त आप माइनॉरिटी हैं, मैं फील कर रहा हूँ। आप लोग किस तरह से आगे बाकी खवातीन को आप एम्पावर कर रही हैं? व्हाई ओनली वुमेन, मर्दों को क्यों नहीं एम्पावर कर रहे? वो बहुत एक्स्ट्रा एम्पावर, मर्द बेचते अपने कपड़े, ओवर एम्पावर हो जाएंगे। मर्द नहीं बेचते ना, वही तो मसला है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा मर्दों के कपड़े क्यों नहीं बेचती, मैंने कहा मर्द का कपड़ा जब तक पोची की हालत में नहीं आ जाता वो उसको छोड़ते ही नहीं है। वो एक टी शर्ट वो जब तक बेगम बनाती है, वही, हाँ वही बहन बनाती है, अदरवाइज तो वो पोचा भी ना बना रहे, वो तो अलमारी में ऐसे होके। इतने ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, हम कपड़े कम लेते हैं, मिनिमलिस्ट होते हैं। एक ही व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट ले लेते हैं, उसी को यूज करते हैं, सोने में भी वही है, पार्टी में भी वही है,
बिजनेस पे भी वही है, ट्रिप पे भी वही है, हमारा environment protect हो रहा है, है। तो we are Which is why, like but my business is not for you guys. That's why. ना क्योंकि कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो खरीदने वाला। खवातीन को कैसे empower कर रही है? खवातीन के हमने specific एक मेरा focus था when I was starting off, in which हम लोगों ने देखा कि जब हम सेलर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू हुए ना, तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि हम ऑब्वियसली बैंक डिटेल्स मांगते थे क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे सेलर्स को, बट जब हम मांगते थे तो वो मेजॉरिटी के पास 70% के पास डिड नॉट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट्स। वो कहते थे कि अच्छा हम अपने भाई का देते हैं, अपने अब्बू का देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस पॉइंट पे आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच वन ऑफ दोस सेलर्स माई सेल्फ, एंड देन उनको मैं गाइड करना शुरू हुई कि अच्छा चलो आप कोई अपना माइक्रो फाइनेंस अकाउंट बना लो जो कि आपके फोन पे हाँ 2 मिनट्स में बन जाता है। सो देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग वुमेन फाइनेंशियली, दैट ऑल द सेलर्स ऑन माय प्लेटफॉर्म शुड हैव देयर ओन बैंक अकाउंट्स, और इस पर्पस के लिए हमने कुछ टेलकोज के साथ पार्टनरशिप्स भी किए हैं, व्हिच इज बिकॉज वो उनका मैंडेट भी है वुमेन एम्पावरमेंट। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन। एंड देन ऑल्सो हम जो औरतें घर बैठी हुई हैं वो एक अनयूज्ड एसेट जो उनका कपड़ा है तो वो घर बैठे उससे पैसे भी कमा रही हैं, एंड नाउ एवरी मंथ दे आर मेकिंग मोर देन 50,000 to 60,000 रुपीस सिटिंग एट होम। सो दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ बिजनेस फॉर देमसेल्व्स, जो कि मेरे दिमाग में भी 50-60,000। आई विल टेल यू हाउ कि वो करते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कपड़े बेचे से 50,000 के इस मंथ में, वो वही पैसे री इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री आउटलेट से कपड़े उठा लेंगे, डिस्काउंट्स पे कपड़े उठाएंगे, या संडे मार्केट से अच्छी क्वालिटी कपड़े उठा लेंगे, वो दोबारा प्रॉफिट पे बेच देंगे, एंड सो उन्होंने अपना साइकिल चला लिया व्हेन प्रॉपर बिजनेस रन। ये तो आपने अच्छा बिजनेस आइडिया दिया है बहुत से सुनने वालों को। अच्छा, लेकिन इसमें नबिया आप प्लीज ऐड करें कि जो आप साइकिलिंग कर रही हैं, ज़ाहिर है आपकी अपनी एक लिमिटेशन है क्रिएटिविटी की भी, चीज़ें आपके पास आ रही हैं, सो डू यू हैव अ टीम, आप कैसे करते हैं कि अच्छा जो आप इतना ज़्यादा आपके पास आ गया है जो कि आप चाहते हैं कि आप वो आप साइकिल हो, उसके लिए किस तरह से आप और क्रिएटिविटी ऐड करते हैं और लोगों को आप कहते हैं कि अच्छा वो भी इसमें शामिल हो, उनकी क्रिएटिविटी आए, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हों? सो लाइक वी मेंशन अर्लियर कि हमारे पास वेंडर्स हैं जो इस चीज़ में करते हैं, जिनके साथ हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे हैं, पर उसके अलावा वी रीच्ड आउट टू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ स्पेशली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग के बच्चे होते हैं, नॉट ग्रेजुएट्स बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी जो हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं। सो एज पार्ट ऑफ देयर थीसिस, और वो खुद बल्कि उनको अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले वगैरह करने होते हैं, तो उसके लिए भी दे नीड मटीरियल, ऑफ कोर्स वो सारी क्रिएटिविटी, कपड़े, एम्ब्रॉयडरी वगैरह शो करने होते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन बोथ वेज पे, क्योंकि वी गो टू यूनिवर्सिटीज़, फेयर्स होते हैं, जॉब फेयर्स वगैरह होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, वहाँ से वी ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, और ऑफ कोर्स हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है, सो दे कैन यूटिलाइज दैट एज वेल, या अगर वो मटीरियल लेके जाना चाहते हैं, इन रिटर्न हम बस इतना ही चाहते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी और जो ये चीज़ इनिशिएटिव करें उसको प्रमोट कर लें थ्रू देयर थीसिस या व्हिचएवर सोशल प्लेटफॉर्म दैट दे वांट टू। खराब तो नहीं कर देते? नहीं, तो वेरी गुड। द यूथ इज अब आई फील कि रिसेंटली एक वेंडर था, उन्होंने हमने काफी सारे ना कुछ शादी के इस तरह के कपड़े हमारे पास पड़े हुए थे, पार्टी वेयर, जो कि बहुत खराब हो, शिफॉन बहुत खराब हो गया था, तो हमने उनको भेज दिया कि इसका लाइक व्हाटएवर यू कैन मेक ऑफ इट। तो उसने इतनी क्यूट पोटलियां बना ली जो आप शादी के जोड़ों के साथ नहीं पहनते, तो वो काम सारे यूज करके उसने पोटलियां बना दी, वो हैंडबैग्स बना दी जो आप शादी के साथ लेके जा सकते हो, क्यूट हेयर बोज बना दी विच यू कैन वेयर। तो आई मीन दीज किड्स आर सो क्रिएटिव, एंड इनकी एक्चुअली नाउ आई फाउंड आउट कि जितने भी फैशन स्टूडेंट्स हैं, दे हैव एक उनका सब्जेक्ट होता है जिसमें दे हैव टू अपसाइकिल स्टफ, तो वो ऑलरेडी कर रहे थे, बट वो ऑन अ कमर्शियल लेवल अभी तक नहीं आ पाया पाकिस्तान में। सो हमारी कोशिश ये भी है कि ऑन अ कमर्शियल लेवल हम अपसाइक्लिंग को प्रमोट करें। और क्या कोई भी जब आपके वेबसाइट पे जाके अपलोड करता है अपना आर्टिकल, उसकी अपनी मर्जी होती है कि मैं इसमें ये प्राइस रखूं, या कुछ थोड़े सा गाइडेंस भी आ रही होती है कि आपको ये प्राइस रखनी चाहिए, आपकी टीम की तरफ से गाइडेंस जाती है? कोई कैप सेट की हुई आप लोग? वी हैवंट सेट कैप, हम एक फ्रीडम देते हैं कि आप खुद करें, बट वंस समवन इज कमिंग ऑन बोर्ड सेलर, तो जो हमारी टीम होती है वो उनके साथ इन टच होती है। वी हैव डायरेक्ट सीएसआरस, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो हर यस अपलोड करने में भी महंगा नहीं है जितना आपने लगा दिया है। यस, बिकॉज़ ऑब्वियसली वी वांट कि वो सेल हो, जाहिर है एक फाइनेंशियल साइकिल बने, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाए। तो अगर अनरियलिस्टिक प्राइसिंग होंगी तो इट्स अ लॉस ऑन बोथ एंड्स ना। उनकी चीज बिक रही है, जो बेचारा कुछ लेने आ रहा है उसको भी के पसंद आ गया यार, पर रेंज में नहीं है, और फिर वही बात है, फिर फायदा ही क्या हुआ इस चीज का? अगर हमने उन्हीं हायर प्राइसेस पे जाना है तो फिर पीपल विल से कि ठीक है सस्टेनेबल है, लेकिन फिर नया ही ले लेते हैं। सही बात है। अच्छा, ओनली क्लोथिंग राइट? नो, ये शूज भी? एक्सेसरीज, शूज, बैग्स, वी स्टार्टेड डूइंग अ सेक्शन फॉर किड्स। सो और वंस वी स्टार्टेड दैट, तो बच्चों के लिए भी कोई स्टिग्मा स्पेशली माय नहीं करती। So I have a son, I have a 3-year-old. So when we started, so
सर वाज लाइक कि नबीहा यू हैव टू स्टार्ट घर से ही, सो ही मॉडल फॉर इट एज वेल, और मैंने उसको वहीं से लेके दिया, उसने वो मॉडल किया, सो दैट एग्जांपल बनी, एंड नाउ उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं बच्चों की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है, हम इतने महंगे महंगे उनके लिए कपड़े लेते हैं, फायदा ही नहीं होता है ना। फायदा हाँ, मतलब 2-3 बार पहनते हैं, 4 बार पहनते हैं, वो 1 महीने बाद कपड़ा ही नहीं आता उनको। न्यूबॉर्न बेबीज की आप बात करें अगर, जो आता है कपड़े दे रहा होता है बच्चा बेचारा, 15 दिन के अंदर वो कपड़े नंबर ही नहीं आता उस कपड़े का, तो बच्चा बड़ा हो जाता है। 15 दिन में बेचारे बच्चे को कितने कपड़े पहना देने होते हैं बेचारे को भी, जितने लेकिन फिर भी उसकी जगह देखें आप कुछ प्रोडक्टिव दे सकते हैं, आप कैश दे सकते हैं, और कपड़े आप इस तरह से पहना सकते हैं। कैश वर्क्स बेस्ट है, कैश वर्क्स आइडियाज जा रही हैं सारे, जिसको आइडिया पहुंच गया, कभी किसी को गिफ्ट देना हो तो वो सबीन कह रही है कि पैसे दे दें। ट्रू, क्या अगर किसी ने कपड़े, अगर उनकी जरूरत है तो वो ले लेंगे, इफ नॉट देन दे कैन बाय समथिंग दैट्स यूजफुल फॉर खुशी होती है उन्हें कि मतलब पता नहीं क्यों हमने कपड़ों को ना एक बिल्कुल ऐसा बना दिया कि बस कपड़े ही कपड़े। सही बात है, बर्थडे तो कपड़े, बर्थडे कपड़े, कोई भी चीज है, कहीं जा रहे हैं तो कपड़े लेके जाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको एक मजे का था, मैंने एक चीज नोटिस की थी जब मैं स्टडी करी थी कि किन कस्टमर्स को हमें रीच आउट करना चाहिए, कि अब जो इवन सोशल मीडिया की वजह से भी ना, इंस्टाग्राम पे आपने एक दफा एक कपड़े में पिक्चर लगा दी ना, तो आप उस कपड़ों में दोबारा पिक्चर नहीं लगा रहे। सो द यंगर जनरेशन सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए भी दे वांट न्यू क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने कंटेंट डालना है, और क्योंकि उन्होंने कंटेंट डाला है तो वो सेम कपड़े में कंटेंट नहीं डाल सकते। सो वो इतना मैं नहीं सोचता इस तरह वरना मैं पिक्चर नहीं डाल सकूंगा कोई। चले, सोच आपकी अच्छी है, इसको ऐसे ही रखिएगा। थैंक यू सो मच सैरिश, थैंक यू नबीहा, बहुत अच्छा आप दोनों काम करें, जबरदस्त काम। और मैं भी आज जरा जाती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मैं भी जाऊंगा आज अपने शो के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कपड़े रिक्वायर, बहुत ज्यादा तो कहाँ ही रिक्वायर, हम बहुत आज पहले जाकर बेगिंग की अलमारी खोलनी है, वहां से सारे कपड़े निकालने हैं, उनकी तस्वीरें लेनी है, सारे इसमें अपलोड करने हैं, उसे बताना भी नहीं है। जब पैसे सारे आ जाएंगे कहूंगा वो मैं तुम्हारे कपड़े डोनेट कर देती हूं, डोनेट कर देंगे। मैं अभी उनको टेक्स्ट कर देती हूं, उन्हें आपको बहुत अच्छे से पता है मैं डोनेट आप नहीं करेंगे। और पता चले उनका हमें हेट मैसेज आ रहा हो कि व्हाई डिड यू टेल माय हस्बैंड। नहीं, पैसे तो देखिए घर पे ही जाने तो खुशी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही, आपकी जेब में जाने, एक ही बात है, मेरे को कोई अलग थोड़ी है। हम, मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज कर। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी, आप बहुत अच्छा लगा इस सेगमेंट करके भी। शो कैसा लगा आपको, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, और जो मैसेज हमारे हर कन्वर्सेशन में जा रहा होता है, आई एम श्योर कि आप लोग इसे एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और इसे इंप्लीमेंट भी करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, लाइफस्टाइल में, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम किसी न किसी तरह से अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, चाहे किसी तरीके से भी हम रख पा रहे हैं। चूँकि कभी हम प्लास्टिक वेस्ट पे बात करते हैं, कभी हम वाटर रिसाइकलिंग पे बात करते हैं, आज हमने जिस तरह से सस्टेनेबल फैशन की बात की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पर बात भी की जाए और अमल भी किया जाए। दोबारा मुलाकात कल करेंगे, बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।